लगातार दूसरे दिन शानदार मजबूती के साथ कारोबार करते हुए बाजार हफ्ते का आखिरी 1.5 घंटा बचा है ट्रेडिंग के लिए और देखते हैं कि मजबूती कुछ और बढ़ेगी या फिर आएगी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली। वीकेंड के पहले क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी और क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका जीवित बिज के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकेंड में जाने से पहले बाजार आपको बढ़िया मूड में दिख रहे हैं। क्या ये मूड बढ़िया बना रहेगा? कैसी रहेगी आज वीकली क्लोजिंग और आपको क्या करना है इसमें जानेंगे अनिल जी के साथ। आज की एक खास बात है। यस सर। आज का वीकेंड बहुत छोटा है। छोटा है वीकेंड ट्रेडिंग सेशन सिर्फ 1.5 घंटे अभी शुरू हुआ है। हाँ। जब हमने टाई और एग्जैक्टली अब फील आया है। सुबह से फ्राइडे वाली फील नहीं थी। एक तो वैसे भी एक दिन कम काम किया। यस। मंडे छुट्टी थी तो चौथे दिन तो वैसे भी वीकेंड वाली फीलिंग आना शुरू नहीं होती जी। हाँ, कुछ लोग होते हैं बुधवार से फील करना शुरू करते हैं है ना, लेकिन मिड वीक के बाद से। हाँ, मिड वीक के बाद से। लेकिन अब जाकर लग रहा है कि फ्राइडे वाली फीलिंग अब आ रही है। बिल्कुल। और वैसे भी बाजार का मूड माहौल अच्छा होना तो आदमी लाइट से लाइटर हो जाता है। एग्जैक्टली। और आज वर्ल्ड स्माइल डे है। बिल्कुल कम से कम आज के दिन अगर लोगों के चेहरे पर खुशी ना आए तो फिर ऐसा दिन मनाने का फायदा ही क्या। तो आपके चेहरों पर खुशी लाने के लिए बाजार दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आइए बड़ी बातें इस वक्त आपके सामने रख दूं। निफ्टी सेंचुरी मार कर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब 120 अंक है ऊपर, 19,665 के करीब। निफ्टी बैंक यहाँ अच्छी मजबूती 250 पॉइंट की अब आप दिखेगी। 44,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। मजबूती सेंसेक्स में है 400 अंकों की दमदार। कहाँ से आ रही मजबूती? रियल एस्टेट, आईटी, फार्मा, ये 3 सेक्टर है मजबूत। इसमें से 2 तो कल भी मजबूत है, रियल एस्टेट और आईटी। ये लगातार दूसरे दिन मजबूत होते दिख रहे हैं। आज फार्मा शेयरों में भी थोड़ी जान लौटती हुई नजर आई है। 2 दिनों की सुस्ती के बाद मिड कैप इंडेक्स जबरदस्त सेक्शन में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ बढ़िया तेजी दिखी है और स्मॉल कैप इंडेक्स को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। न कल फर्क पड़ा न आज फर्क पड़ा। तेजी मतलब तेजी, सिर्फ और सिर्फ तेजी। यूरोप के बाजार एकदम मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आधा % ऊपर है और डाउ फ्यूचर्स दशा दिशा की तलाश में है, लेकिन है हरे निशान में 25 पॉइंट ऊपर आपको नजर आएंगे। बिल्कुल सर। तो चलिए, ये तो है आपका बाजार का पूरा मूड माहौल। जरा समझाइए सर। अच्छा ट्रेड बना हुआ है सुबह से। आरबीआई की पॉलिसी से पहले हम अच्छे मूड में थे, पॉलिसी के बाद तो ऑफ कोर्स मूड और भी हमारा बेहतर हुआ। हल्का फुल्का डिप आता है, उस पर खरीदारी आती है। आइए देखिए, अभी फिर से फ्रेश खरीदारी है। फिर से आप डेज हाई पर आते हुए दिख रहे हैं इस समय सर। देखो, आज की जो तेजी है, जो पोस्ट पॉलिसी बनी है, हाँ। इसकी क्रेडिट गवर्नर साहब को दीजिए। क्योंकि गवर्नर साहब ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हाँ। किया सच में कुछ नहीं किया, ये तो सबको पता था जी। लेकिन कुछ कर सकते हैं। और आज सुबह से हमने अंदाजा सही लगाया कि गवर्नर साहब इस बार है ना पॉलिसी ऐसी देंगे कि मतलब नहीं भी देते तो फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल वैसी पॉलिसी आई एकदम। मतलब उनको पता है कि भाई कभी कभी कुछ नहीं करना सबसे बड़ा डिसीजन। एग्जैक्टली। नो डिसीजन इज द बिगेस्ट डिसीजन। एग्जैक्टली। आप ट्रेड के लिए भी कभी कभी यही कहते हैं। तो आज गवर्नर साहब ने एकदम परफेक्ट पॉलिसी दी। बहुत समय बाद फिर से पॉलिसी को बाजार ने एकदम ढंग से समझा है और आराम से उसके बाद समझ में आ गया कि भाई ठीक है, पॉलिसी से आपको कोई झटका नहीं लग रहा, नीचे जाने की कोई जरूरत है नहीं जी। बढ़ने की तैयारी है। सो आई थिंक दीप जो ट्रेडिंग मोमेंटम मुझे नजर आ रहा है स्क्रीन पर। अब मैं आपको जो एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। दो इट इज़ अ वीकेंड सेशन, जनरली वीकेंड सेशन पे हम थोड़ा सावधान होने को, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि बाजार आज दिन के हाई पॉइंट की तरफ बंद होने की कोशिश करेगा। फील आ रहा है। ये फील आ रही, स्ट्रेंथ आ रही है। क्यों आ रही है वो बताऊँ। एक जो थोड़ी बहुत पोजीशन आपकी कम होनी थी वो पॉलिसी के पहले होगी। ठीक है, ये सबको पता है यार, पॉलिसी में कुछ खराब बोल जाए तो मेरी तो पोजीशन लॉन्ग पोजीशन में फंस जाऊंगा। तो कल रिकवरी आई थी, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सपोर्ट मिल गया तो मुझे अच्छा एग्जिट मिल रहा है। 19,650 मेरा ठीक है निकलने के लिए। करेक्ट। तो उन लोगों ने पहले भेज दिया। पॉलिसी ठीक आई, थोड़ी चढ़ाई हुई। करेक्ट। अब उसमें जो डिप आया उसमें कमजोर ट्रेडर और निकल गए। अरे भाई ये तो फालतू में ले लिया, अब ये ठीक नहीं मांग। इसलिए अब मिड सेशन की डिप के बाद जो ये रिकवरी आ रही, जरा देखिए ये जो एक बीच में छोटी पहाड़ी बनी, उसके बाद जब नीचे आ गया, अब जो हम ऊपर जा रहे हैं ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इस स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी जो आपको इससे जो निकालना चाहिए मतलब निष्कर्ष, कंक्लूजन, वो ये कि आप डे हाई के आसपास बंद हो रहे हैं। ये आप कंक्लूजन निकाल सकते। सो यहाँ से भी थोड़ी अपसाइड और है। डेटा में देख ही लूँगा। मुझे लगता है 19,700 के आसपास तक जाने की कोशिश तो निफ्टी की होगी। बाद में देखेंगे कि और किस तरह से ग्लोबल सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन एक बात वो है। दूसरा, बैंक निफ्टी के लिए 44,525 से 44,675 इस रेंज में कहीं ना कहीं एक बार तो जाना चाहिए। इस रेंज में 44,525 पे रुकता है, 575 600 पे रुकता है, या फिर 700 के
वो मुझे नहीं पता 675 तक, लेकिन इस 150 पॉइंट की रेंज में एक टेस्ट बनता है ये बनेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बन रहे, मजा आएगा अगले 1.5 घंटे में। और आपको मौके बहुत एक और चीज करना चाहता हूँ, इस मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग के मौके बन जाएंगे बहुत बढ़िया वाले। अरे वाह। तो मुझे लगता है कि आज कहीं सप्लीमेंट्री कॉपी लेने की जरूरत ना पड़ जाए, हमारे एक्सपर्ट सारे तैयार होंगे। तब तक आइए एक बार आप मिलवा दें हमारी टीम से, बिल्कुल, जो मार्केट को अच्छे से ट्रैक कर रही है। ऐसे कल आपने कुशल को चैलेंज दे दिया ना कि आप और टफ क्वेश्चंस पूछेंगे। कुशल आज और प्रिपेयर करके आए हैं, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट आप उठा लीजिए, सारे आंसर आज कुशल के पास है। कुशल, ये जो दीप आपकी तारीफ कर रहे हैं इसे आप अपनी तरफ मत कीजिए, ये पूरी तरह से आपको ट्रैप करने का मौका नहीं। अलग से लिस्ट भेजी जाती है कि हाँ आप ये ऐड करो वो ऐड करो, तो ऐसे करके डिटेल्स फर्दर ऐड किए जाते हैं। अच्छा, तो ये जो आपको लिस्ट आती है कि ये ऐड करो, ये वो मुझे नहीं पता चलता ना सर। हाँ, ये मुझसे अप्रूव होके आती है, ये कुशल के बता रहे ताकि आप इससे बाहर पूछें। सवाल पहले बनता है फिर बताइए आज के ट्रिगर्स जी। इंडिया का मैच है नहीं आज, हाँ मतलब ऑफ कोर्स संडे तक के तो ट्रिगर बताओगे। तो सबसे पहले आज के ट्रिगर्स के लिहाज से जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स, इसके Q1 नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही IDFC फर्स्ट बैंक QIP के इशू प्राइस पर कंपनी बोर्ड बैठक कर रही है और वालचंदनगर इंडस्ट्रीज यहां पर भी फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही एशियन गेम्स में मेंस हॉकी फाइनल है आज शाम 4 बजे से भारत बनाम जापान। और सितंबर महीने का जो जॉब्स आंकड़ा है ऑफकोर्स इस पर भी हमारी सबकी नजर रहेगी यूएस के लिहाज से। जहां तक कल का सवाल है, GST की काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। साथ ही ICRR इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ये भी कंप्लीटली रिलीज कर दिया जाएगा। मान इंडस्ट्रीज फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग 30 दिनों का एंकर लॉक इन 50% वाला ये खत्म होता दिखेगा। और साथ ही 2000 के नोट किसी भी बैंक में बदलने की आखिरी तारीख कल के दिन की होने वाली है, उसके बाद आप RBI में जाकर ये बदल सकते हैं। साथ ही मेंस क्रिकेट फाइनल एशियन गेम्स का होने वाला है। भारत तो पहुंच ही चुका है, साथ ही दूसरी टीम आज गेम्स खेल रही है, तो फाइनलिस्ट कौन होगा वो देखना होगा। साथ ही 8 अक्टूबर रविवार हमारा जो मैच है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, उस पर फोकस रहेगा। चेन्नई में ये मैच होने वाला है। साथ साथ एशियन गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी भी 8 तारीख को हो जाएगी। सोमवार के लिहाज से धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स और KPI एनर्जी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही WTI क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। SLM फैसिलिटी ये भी जो अवेलेबिलिटी अभी तक थी इसकी वो अब खत्म हो जाएगी 9 तारीख से। और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। लॉक इन ओपन होगा सेंको गोल्ड, वेरेंडा लर्निंग और मजगांव डॉक का। साथ ही एक्स डेट है सिगाची इंडस्ट्रीज की स्टॉक स्प्लिट की। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चीन फाइनली एक हफ्ते की छुट्टी के बाद वापस से रीओपन होता हुआ दिख रहा है। और पर जापान सोमवार को बंद रहेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे इवेंट्स। आइए जानते हैं खबरें भी अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए जी। गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले MCX जो कि जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है। यहाँ पर MCX के नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जो है मंजूरी जल्द मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। सेबी से कुछ शर्तों के साथ जो है उस नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मंजूरी जल्द संभव है। डाबर Q2 में ग्रॉस मार्जिन बेहतर रहने की उम्मीद है। Q2 में अगर आप कॉन्जो आए मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है वो यहाँ पर संभव है। फोर्स मोटर्स यहाँ पर अपडेट आया है, सितंबर में जो उनका उत्पादन है वो लगभग 33% बढ़ा है। वही अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर भी 73% की आपको ग्रोथ दिखेगी। रेलटेल कंपनी को लगभग 68 करोड़ 70 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है। और ये अगर आप देखें डेटा सेंटर और रिकवरी सिस्टम्स जो हैं उसके लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। 2 नए टेकलेंस वाटर हीटर्स जो हैं वो ये लॉन्च करते हुए दिखे हैं। शारदा एनर्जी यहाँ पर SKS पावर के मामले में मुंबई NCLT का फैसला आता हुआ दिखा है। लेंडर से प्लान पर नए सिरे से विचार करने को इनको कहा गया है। यूनाइटेड ब्रेवरीज जैसे अब शेयर होल्डिंग अपडेट्स लगातार आते जा रहे हैं, तो अब Q2 FY24 में यहाँ पर FIs और DIs दोनों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। FIs की हिस्सेदारी 6.3% से बढ़कर 6.7% हो गई है। DI की हिस्सेदारी देखें तो 14.6% से बढ़कर लगभग अगर आप देखें 16% के आसपास हो गई है। और ब्लॉक डील्स में स्ट्राइड्स फार्मा लगभग 10.5 लाख शेयर, जोमेटो 12 लाख, IDFC फर्स्ट बैंक 11 लाख और IDFC लिमिटेड 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, ये हैं ढेर सारे आपके लिए खबरों वाले शेयर जहां पर रहा आज भरपूर एक्शन। और इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार।
बंसल जी, सुमित जी, शरद जी, विश्वेश जी, हिमांशु जी, वागले साहब और आशु सर, आप सब तैयार हैं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बैक टू बैक ढेर सारे बिगुल्स की रिक्वेस्ट है। ओह आई एम सो टायर्ड। शो की शुरुआत में ओह इतना सारा काम आइए एक साथ। आइए, पहला बिगुल हमेशा की तरह वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। और वागले साहब, अगर मेरे पास 6 बिगुल की रिक्वेस्ट है, उसमें सबसे पहले मैं आपके पास आया हूं, तो आप बिल्कुल ये ना समझे कि आप बहुत सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र आपकी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से आपके पास मैं आया हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट आई है, इसी वजह से मैं आपके पास आया हूं। बाकी सारे फैक्ट सही होंगे, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट ये है कि आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आई। बिगुल बजा चुका हूँ, अब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मेरी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्र अगर ज्यादा है तो ये मार्केट समझ के मेरे कॉल ज्यादा चले तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। बहुत बढ़िया जी सर, बताएं। अनिल जी, आपको याद होगा कल मैं डिस्कस कर रहा था कि एक मार्केट में एक आइलैंड रिवर्सल बना है और आज ये कंफर्म हो गया। आपने जो कहा मुझे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज शायद मार्केट टॉप पे ही क्लोज होगा। इतना ही नहीं, अगले 3-4 दिनों में या एक आध हफ्ते में हम नया टॉप बनाने के लिए तैयार होंगे। और ऑन द डाउन साइड अगर आप बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है 19,300 ब्रेक होगा और आपको वापस एक डांस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है कुछ दिनों में। मेरा आज का स्टॉक है डीएलएफ। 540 का करंट भाव है। मुझे लगता है एक ब्रेकआउट की तैयारी है। 550 का लेवल आपको मंडे को मिलना चाहिए। 10 रुपए के लिए मेरा स्टॉप लॉस 3 रुपए का होगा। 537 का स्टॉप लॉस। अब करंट भाव पे बाय करके चले 540 पे, और आपका टारगेट 550 का होना चाहिए। टाइम फ्रेम आज और मंडे। ओके, 550 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। हिमांशु जी के लिए बिगुल है हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, पहले तो सुबह का एक अपडेट है कि बजाज फाइनेंस की कॉल ऑप्शन सुबह सजेस्ट की थी और वो कॉल ऑप्शन टारगेट्स हिट कर चुकी है सारे। लगभग 100 रुपए ऊपर है रिकमेंडेड लेवल से, तो जबरदस्त प्रॉफिट्स वहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मुनाफा वसूल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके अभी भी होल्ड करें और ऊपर की गुंजाइश लगती है। अब अनिल जी, वागले जी के साथ ही मैं सहमत हूँ, डीएलएफ में ही खरीदारी करनी है। अमूमन मैं यूजुअली पास कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है क्योंकि यहाँ पर इसको मुझे लगता है कि खरीद बिल्कुल मिस नहीं किया जाना चाहिए। काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद आज डीएलएफ में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि फ्राइडे को आने की इसकी अलग इंपॉर्टेंस है। वीकली क्लोज अगर स्टॉक का 540 रुपए के ऊपर होता है तो मुझे लगता है अगले हफ्ते में 560 और 575 रुपए तक की मूव डीएलएफ में देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 532 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 560 और 575 रुपए के थोड़े से लंबे टारगेट्स 2 से 3 दिन का नजरिया डीएलएफ में खरीदारी करके चलने की सलाह। तो वागले साहब के हाँ में हाँ मिलाते हुए हिमांशु जी पसंद है इनको भी डीएलएफ, बहुत बढ़िया। और मैं भी आप लोगों दोनों की हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। डीएलएफ मेरा भी ऑल टाइम आपका तो है ऑफ कोर्स, और बिल्कुल इसको तो लंबे टारगेट के लिए रखें। बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल बेचने की करें ना। ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, बिल्कुल स्टॉक ऑफ द ईयर है, तो इसको होल्ड करना ही चाहिए। आइए हिमांशु जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। अनिल जी, जब आपने कहा ना कि वागले जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब आपने बोला कि मैं भी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ओहो, आप दूसरों के हाँ में हाँ मिलाओ तो खराब लगे, हम मिलाए आपके हाँ में आप तो आपको अच्छा लगे। वाओ, व्हाट अ ड्यूअल पर्सनालिटी, गजब। जी वागले साहब। नहीं, मेरी उम्र का ख्याल रखते हुए तो हमें यहाँ नहीं मिला है, ये मैं पूछना चाहता हूँ आप दोनों से। बिल्कुल। आइए अगला बिगुल है। कौन है कतार में? सुमित जी। सुमित जी, ओह सुमित जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप निकले हैं आगे। बिगुल। जी सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी, सुबह एक अपडेट, सुबह जेएंडके बैंक दिया था, उसका टारगेट हिट हुआ है, तो उसमें टारगेट हिट का मोहर लगा सकता है। अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है, बाय साइड का स्टॉक है, इसका अभी भाव चल रहा है 60 रुपया 25 पैसा, 60 रुपया 30 पैसा। ये स्टॉक भी मैंने कुछ दिनों पहले दिया था, इसके अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिला है और अब ये और कंटिन्यू करेगा अपना ऊपर का मूव। स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ब्रेकआउट है। ये स्टॉक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें।
यहाँ पे सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 8 से 10% का मूव जल्दी ही ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 57 रुपए 58 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 57 का लगाए। जिन्होंने ले रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 64 रुपए का, दूसरा टारगेट 68 रुपए का। जल्दी ये टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं जो देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल टारगेट इसके अंदर और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 57 के स्टॉप लॉस से 64 और 68 के टारगेट्स के लिए। 64, 68 दो टारगेट खरीदारी करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। आइए बिगुल है अगला कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, लेकिन ये चार्ट कॉर्नर का नहीं है, स्पेशल पिक का बिगुल है जो आपके सामने पेश करेंगे बंसल जी। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, पहले तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये मोमेंटम के लिए नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा इसको बाय एंड होल्ड करना पड़ेगा। करेक्शन पर है, अपने बड़े सपोर्ट्स के पास चल रहा है, तो क्षमता अनुसार कैश में खरीदें। स्टॉक है फेडरल बैंक 146 के अराउंड चल रहा है और जिस तरीके का बड़ा टेक्निकल स्ट्रक्चर है काफी बुलिश है, सपोर्ट्स के पास है। 139 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाएं। 160, 170, 180 तीन टारगेट्स के लिए इसको बाय एंड होल्ड करें। और अनिल जी 3 टारगेट दे रहा हूं, जैसे अभी हिमांशु जी ने बोला ना कि आपने बोला कि आप भी फॉलो करते हैं तो आप उनको बुरा नहीं लगा, तो अनिल जी 3 टारगेट दे रहा हूं क्योंकि मैंने पाया कि जब आप 3 टारगेट देते हैं ना तो वो तीनों टारगेट अचीव होते हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने भी यहाँ 3 टारगेट दिए हैं, 160, 170, 180 के। निवेश की राय है फेडरल बैंक में, करेक्शन में चल रहा है और मुझे लगता है बाय मंडे बाय ट्यूसडे ये करेक्शन खत्म हो जाएगी और तब एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा और एक बार 151, 152 टूटेंगे तब यहाँ पे मोमेंटम विल कम इनटू एक्शन। तो इस समय करेक्शन में फेडरल बैंक में निवेश की राय है। तो मतलब इनडायरेक्टली बंसल जी ने बोल दिया कि मैं 3 टारगेट देता हूँ, इसलिए 3 टारगेट 4 टारगेट, अब मतलब इनकी जिम्मेदारी मेरी होगी टारगेट तक पहुंचाने की। वैसा हो गया। ओके बंसल जी, हम पूरी कोशिश करेंगे, तन और मन से आपके साथ है। धन की व्यवस्था तो आपको खुद को करनी पड़ेगी खरीदने के लिए, ठीक है। फेडरल बैंक 160, 70, 80 के टारगेट के लिए, विश्वेश जी के लिए बिगुल और उसके बाद चलेंगे आशु सर के पास भी। आइए विश्वेश का विशेष। बनाए विश्वेश जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने आज के जो वॉलेटिलिटी है उसमें, जैसे आपने क्विक राइटली कहा, जो वीक लॉन्ग्स थे उनको स्क्वीज आउट कर दिया बिकॉज पोस्ट पॉलिसी जो नीचे का रिएक्शन आया था। और अब जब ट्रेंड पकड़ रहा है मुझे लगता है लार्जर एक पुल बैक पेंडिंग है तो उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है, इसीलिए हम स्टॉक्स में भी मोमेंटम देख रहे हैं और सस्टेन्ड फॉलो बाइंग समहाउ आनी चाहिए। बट समहाउ कॉशन है कि मतलब पोजिशन आप एग्रेसिव ना करें क्योंकि अभी भी ग्लोबल क्यूज जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। बट बहरहाल कुछ ऐसे स्टॉक है जो नीचे से रिवर्सल हो रहे हैं। मैंने जो पिक किया है वो है अपोलो एबी कैपिटल। एबी कैपिटल का फ्यूचर अभी चल रहा है 182 के आसपास फ्यूचर के लेवल एनर्जी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल डबल बॉटम बना है और ऑलमोस्ट 3-4 महीने से नहीं चला है स्टॉक, और अब जब हिसाब रिवर्सल आ रहा है मुझे लगता है यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मतलब 177 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। पहला टारगेट 187 और दूसरा टारगेट 193 का। बड़ा लॉट साइज है होता है अनिल जी, तो इसका 1 लॉट भी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, 5400 का लॉट साइज है। तो मुझे लगता है अगर 3 से 4 दिन दे तो 190 प्लस के लेवल देखेंगे। 177 का स्टॉप लॉस, 187, 193 के टारगेट के लिए एबी कैपिटल फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। आदित्य बिरला कैपिटल खरीदारी करने की राय 187, 193। आइए बिगुल अगला आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी देखिए, इनडायरेक्टली मैं इसको ना इनविटेशन मानूंगा कि आप मुझे फोर्स करते रहते हो, इनवाइट करते रहते हो कि मैं स्टूडियो आऊं, क्योंकि लास्ट में आपने मेरा नंबर लगाया है। इसी क्रम में आया दूसरी चीज अनिल जी मैं ये बिल्कुल मानता हूं। नहीं, इसी क्रम में आपका मैसेज आया 2:10, 2:10 तक तो यहाँ 1:50 से आना शुरू हो जाते हैं जब तक एंकर स्टूडियो में नहीं पहुंचता उसके पहले। Exactly. पहला मैसेज 1:50 में मेरा कॉल। यू आर टू लेट सर। अच्छा अनिल जी एक चीज और है, मुझे बाकियों का तो पता नहीं लेकिन वागले जी के फेवर में आप पक्का बायस हैं। हाँ। क्योंकि मैंने 2-3 बार नोटिस किया वो शो पे नहीं भी होते तो आप कहते हैं कि पहला बिगुल वागले जी के। हाँ वो शो के पहले ही ना, अरे लंच टाइम से भेज देते हैं। एक में वागले साहब सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। जी वागले साहब।
अनिल जी, मैं आशु जी को इतना ही कहना चाहता हूँ, ये उम्र का ये दे रहे हैं मुझे, आप भी दे दीजिए। लोग है ना पहले कम उम्र का फायदा उठाते थे, बाद में सब ज्यादा उम्र का फायदा उठा रहे थे। जी विश्वेश जी। अनिल जी, मैं भी आशु जी के साथ सहमति रखता हूं। मतलब एक दिन ऐसा नहीं हुआ हो कि मतलब मैं टीवी ऑन करूं और वागले जी का पहला ट्रेड, और अगर वागले जी नहीं भी दे रहे, कोई दूसरा दे रहा है, तो बोलते हैं कि हमारी परंपरा के विरुद्ध वागले जी के अगेंस्ट में कोई आगे निकल गए। मतलब वागले जी को आप इतना ट्यून कर दिए हो कि वो शो शुरू हो और वो रेडी बैठे होते हैं कि बस पहला कॉल तो हमारा ही जाना चाहिए। और मैंने देखा है इनका जो पहला कॉल होता है उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। तो अनिल जी, मैं भी आशु जी के साथ हूं, आप एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, तो आपका ऑब्जेक्शन का जवाब उसमें आ गया कि पहले कॉल की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। विश्वेश, हाँ जी आशु सर। विश्वेश, नहीं विश्वेश, अभी एक बात मेरी थोड़ी कंफ्यूजन रह गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो शो में नहीं होते, वो जिस दिन छुट्टी पे होते हैं उस दिन भी अनिल जी कह देते हैं कि पहला बिल्कुल वागले जी के लिए। मुझे गुस्सा आता है कि जिस दिन शो में आते भी नहीं है। चलिए, इसी बार ने वागले साहब को याद करते रहते। जी सर बताइए। अच्छा अनिल जी, देखिए आज मैंने थोड़ा टाइम इसलिए ले लिया क्योंकि अनिल जी हमने अभी 536 रुपए पे सारे क्लाइंट से फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, डीएलएफ की कॉल शेयर की। उसके बाद वागले जी ने वो कॉल ले ली, फिर उसके बाद हिमांशु ने वो मेंशन कर दिया। तो अनिल जी कोई मारामारी नहीं है, डीएलएफ ही मेरी कॉल थी और बहुत अच्छा चलने की मतलब है कि नीचे की मार्केट में अनिल जी, जैसे मार्केट में नीचे में फर्स्ट रिवर्सल आता है तो ये अपना सबसे पहले रिवर्सल दिखा के ऊपर की तरफ चलने को तैयार है। तो हमारी कॉल भी अनिल जी डीएलएफ की है। अब अनिल जी फ्यूचर में तो देखिए मैं बता रहा हूँ, हमने पहले क्लाइंट्स को दी 36 में, अभी वागले जी ने दी तो 40 था, फिर 40, उसके बाद हिमांशु ने भी दी। तो अनिल जी अगर किसी को तसल्ली के लिए ट्रेड करना है तो ये 530 की अनिल जी इन द मनी कॉल लेके 570 की अगर 2 कॉल बेच दें तो अगले 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इस एक्सपायरी के लिए 540 से लेके 600 तक कहीं पे भी बंद होगा तो अनिल जी प्रॉफिट होगा। इसकी कॉस्ट आएगी सिर्फ 10-11 रुपए। तो अगर किसी को, अनिल जी क्या होता है कि सारे ट्रेडर्स हैं, स्कैल्पर्स हैं, कोई वो जल्दी है 42 लिया, 44 बेच दिया, 40 लिया। अब जैसे वागले जी ने भी कहा कि टारगेट बड़ा लगता है, हमें भी लगता है अनिल जी के 575-80 आना चाहिए। फ्यूचर में 520 का स्टॉप लॉस दिया है, बट अगर तसल्ली का ट्रेड करना है तो अनिल जी 530 रुपए की इन द मनी कॉल फ्यूचर से रिप्लेस कर ले और 2 570 की बेच दें, 600 तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेड है। तो इसको इस तरह से किया जा सकता है। और दूसरा अनिल जी, मार्केट के लिए भी आज इंसिडेंटली बिल्कुल हमने जो शेयर किया वही वागले जी ने भी मेंशन किया, जो कल परसों में जी जब हम बात कर रहे थे स्टूडियो में कि 19,320 से नीचे नहीं जाना चाहिए, वहां से जो घूम गया तो मार्केट में अनिल जी मुझे लगता है कि इंटरमिटम क्या है, मतलब रीजनेबली बॉटम बन गया है। अब मार्केट नीचे नहीं जाता लगता उससे। हाउएवर अनिल जी अभी भी अनिल जी जिस तरह के प्रीमियम चल रहे हैं और जिस तरह का स्टॉक में मूवमेंट हो रही है, बहुत ही नैरो रेंज की, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी उठापटक अभी गई अगले 5-7-10 दिन में होने वाली है। जैसे हमने कहा था कि प्राइस वाइज तो नहीं, टाइम वाइज थोड़ी सी करेक्शन लेगा। और तीसरी चीज जो आपने बिल्कुल बोली स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आज लीजिए आज अगर हम अपने रिसर्च ग्रुप में भी क्लाइंट से जब हम डिस्कशन कर रहे थे या बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द लीस्ट कॉल्स वाला डे रहा होगा आज मतलब पिछले इफ आई कंपेयर इट टू द लास्ट 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज, तो अनिल जी एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा अनिल जी मतलब स्प्रेड भी बहुत अच्छे नहीं बन रहे, प्रीमियम फेवर में नहीं है, क्रेडिट में बनाने में रिस्क है, डेबिट में बनाने में बहुत कॉस्ट है, डिके है। तो अनिल जी मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट में मतलब पेनिट्रेशन या जो पार्टिसिपेशन कम दिख रही है प्रीमियम्स का रेट देख के, तो मुझे लगता है ये फेज थोड़ा सा चलेगा, तो इसमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। तो अभी अनिल जी आज का स्टॉक डीएलएफ है। क्या आशु सर, इतनी देर में खाली एक डीएलएफ, 2-3 तो और देते कम से कम इतनी देर में। अनिल जी यही तो कह रहा हूँ कि आजकल आप शो पे भी देखना अनिल जी, बातें ज्यादा होंगी, स्टॉक कम होंगे क्योंकि आइडियाज थोड़े कम होंगे। अनिल जी देखिए मेटल्स भी है, 1 रुपए के दायरे में टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है 3 दिन से। हाँ। मतलब बाकी स्टॉक भी देखो, हिंडाल्को 4-5 रुपए में, कोई बहुत ज्यादा चीजें निकल नहीं रही है। तो जो दायरे में उसको छोड़ो ना, जो नहीं है उसको पकड़ो। एक वागले साहब बता रहे कैसे पकड़ना है। जी वागले साहब बताइए। अनिल जी आज आशु जी ने स्टॉक के बजाय मेरा नाम इतनी बार ले लिया है। देखो ज्यादा नाम ले लिया, पहले तो थैंक यू। नहीं, ज्यादातर तो उन्हीं का लेते नाम जिनको शॉर्ट करना होता है, लोगों वाले का बहुत ज्यादा लेते नहीं है। आइए शरद सर हमारे साथ तैयार है, शरद सर से भी राय ली जाए। शरद सर, आईटी शेयरों पर एक बार आपसे राय ली जाए क्योंकि अब रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है। सोमवार से आप टीसीएस के नतीजे आना शुरू होंगे। 2 दिनों से, कल भी और आज भी, सारे आईटी शेयर बड़े मजबूत। रिजल्ट से पहले कैसे पोजीशनिंग करें?
देखिए रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रख रहे हम, लेकिन मुझे लगता है जो फॉरवर्ड कमेंट्री आएगी वो पॉसिबली काफ़ी पॉजिटिव होगी विज़ावी जैसा हमने एनवायरनमेंट देखा है आईटी के चारों तरफ, क्योंकि बड़ी टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ के लिए, और बड़ी कंपनीज़ के इकोसिस्टम में कोई बड़ा चेंज आया नहीं है। जो एक बैंकिंग स्केयर था यूएस में वो भी काफ़ी हद तक अब रिजॉल्व हो गया है। इस क्वार्टर के आउटलुक में थोड़ी इम्प्रूवमेंट, बट नेक्स्ट क्वार्टर तक मेरे हिसाब से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। और नंबर्स के लिहाज से बाजार बहुत पेसिमिस्टिक व्यू लेके चल रहा है ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स में। अगर आप देखें तो 10-11% की ग्रोथ मॉडल इन की जा रही है, कुछ जगह पे उससे भी कम। तो मुझे लगता है वहाँ एक स्पेस है कि जहाँ ये अपवर्ड ग्रोथ में रिविजन आएगी। इस क्वार्टर शायद मॉडेस्ट अपवर्ड रिविजन आए, बट मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड जैसे जैसे यूएस में एनवायरनमेंट और ज़्यादा क्लियर होता है, आज शाम को लेबर वाला डेटा भी है, उसके बाद भी क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा आ जाएगी। तो मुझे लगता है अगले 3 महीने में यूएस का जो सेंटिमेंट है उसमें काफ़ी बड़ा रिवर्सल हमें देखने मिलना चाहिए, और वो रिवर्सल अक्रॉस मार्केट्स भी प्ले आउट करना चाहिए, और आईटी के लिए भी पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ कंपनीज की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव रहनी चाहिए, बट अक्रॉस द बोर्ड अगर आप कमेंट्री में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर की क्वार्टरली कॉन कॉल में ज़्यादातर कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव होगी, तो उसका फॉल बैक आपको नंबर्स में दिखना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज मेरी टॉप बेट बड़ी कंपनीज में इन्फोसिस है, और छोटी कंपनीज में मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा अपना नज़रिया लंबा करें, साल 1.5 साल, तो मुझे लगता है मैस्टेक, एम्फेसिस जैसी कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए इंटरेस्ट रेट रिवर्सल का यूएस में। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त आती है। दीप, इसमें जब शरद जी बोले तो मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, तो जैसे मैंने बोला ना कि सबके क्रम से आ जाते हैं कि भाई, तो पूछे थे सर क्या प्रोसेस होता है, मतलब ये कॉल्स का है, आप पहले लेते हो बाद में लेते हो, और आपको तो सब पहले पता चल जाता होगा। तो मैंने कहा यार ये तो क्वेश्चन तो सही आया दिमाग में जिसके भी आया। तो भाई जो भी हम कॉल्स लेते हैं उसका 2 सिस्टम है जी। या तो जो हमारे एक्सपर्ट है वो हमें मैसेज कर देते हैं मुझे या दीप को कि हमारी कॉल तैयार है, बिल्कुल, या फिर हमारे ऐसे ऐसे करते हैं, आपको दिखते हैं ना बार बार सुमित जी ज़्यादा जोर से कॉल आ रही हो, सुमित जी तो बहुत जोर जोर से हिलाते हैं ऐसे, जैसे सिद्धार्थ जी तो ऐसे ऐसे जो हमारे थोड़े शांत हैं, बंसल जी आराम से ज़्यादा उछाल पटक नहीं करते, और तो फिर हमारे पीसीआर देख लेता है, फिर पता चल जाता है। अब जैसे वागले साहब है, तो वागले साहब का सिस्टम कैसा है, वागले साहब मुझे लिख के भेजेंगे बिगुल। जैसे हिमांशु जी है, तो हिमांशु जी का आता है वो हाथ खड़ा कर, बच्चा हाथ खड़ा करता है, इमोजी वो भेजते हैं। हाँ, आशु जी लिख के भेजेंगे 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल। अच्छा, हाँ, वो उतनी कॉल्स है, नंबर ऑफ कॉल्स। हमारे विश्वेश जी, तो विश्वेश जी खाली और सुमित जी ज्यादातर पीसीआर को ही बताते हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। यस सर, तो ये बताते हो, फिर हमें पता चल जाता है भाई कौन कतार में पहले है, कौन बाद में है। अभी पीसीआर हमें बता देता है कि भाई सुमित जी की कॉल है भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको बता दूं, जो भी कॉल्स हैं हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि कॉल्स कौन देने वाला है और क्या है। हमें ये नहीं पता होता है किस स्टॉक पे देंगे। एग्जैक्टली जैसे अभी पता होता तो क्या होता था, वो कौन से अभी दोनों की साथ में, तीनों जनों की साथ में डीएलएफ, देखो डीएलएफ तीनों की साथ में हो गई। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, तो अच्छा सवाल किसी ने बढ़िया पूछा है मुझे, ट्विटर पे आया है, एक्स पे, सॉरी नॉट ट्विटर, एक्स पे आया। तो मैं बता दूं कि जो भी हमारे एक्सपर्ट कॉल लेना चाहते हैं हमें या पीसीआर को इन्फॉर्म कर देते हैं, फिर हम ले लेते हैं बस। और हम कतार ठीक से फॉलो करते हैं मोस्टली, तो 100% देखो, सी थोड़ा बहुत तो मैं सीक्रेट आप मत बताओ ना। हाँ नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं अपना, नहीं तो फिर मुझे भी तो कभी ऐसा फील होना चाहिए आई हैव सम अथॉरिटी। नहीं, जैसे अब मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बता रहा हूँ, अब आशु जी को अच्छा तो नहीं लगेगा और वागले साहब को भी लगेगा। जैसे वागले साहब की भी कॉल है जी, आशु जी की भी है, और जैसे सुमित जी की चल रही है, ठीक है। अब मुझे मालूम है आशु जी को कॉल तो देना है, तो वागले साहब का या 30 सेकंड में खत्म हो जाता है, 20 सेकंड में। तो फिर मैं सोचता हूँ अरे ठीक है ना, आशु जी 5 मिनट लगाएंगे, वागले साहब की 20 सेकंड में खत्म। वहाँ हल्का सा जजमेंट ले लेते हैं, बट अदरवाइज जैसे अभी जैसा वाला पूरा 8 जनों की एक साथ है, तो फिर वहाँ पे हम कतार से चलते हैं। तो इसलिए हाँ, हिमांशु जी कोई ऑब्जेक्शन आपको, हाथ खड़ा करे थे फिर से बीच में आप? हाँ जी, ऑब्जेक्शन बिल्कुल है। ये जो आपने बोला ना कि थोड़ा सा आप जजमेंटल कॉल ले लेते हैं, तो मैं फील करता हूँ कि इसको मैंने 2 दिन पहले आशु जी को पहले गुड आफ्टरनून विश किया था, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कल से बहुत लंबी कतार के बाद मेरा नंबर आ रहा है। हाँ, तो आपने, मैं तो बोला आपको आ रहा हूँ, मैंने आपको साफ बोला, उनको क्यों किया, हमको क्यों नहीं किया? तो वो भी तो बताया इस वजह से पीछे। अब आज आपने हमको किया तो आपका नंबर जल्दी आ गया, देखो तुरंत आ गया, सेकंड नंबर आप ही का था। चलिए, तरीके होते हैं, तरीके। ओके, चलिए, तो ये है हमारा पूरा का पूरा
कॉल्स लेने और देने का प्रोसेस आई होप ये आपको पता चलेगा। जी बंसल जी। अनिल जी, जो अभी आपने बोला गुड आफ्टरनून वगैरह विश करा तो नंबर जल्दी आ गया, तो अनिल जी अगर मैं मतलब कुछ ऐसा शेयर करूं तो मतलब कि उसका मतलब तो ये होगा कि राकेश कुणाल चाट कॉर्नर का बिगुल चलेगा अनिल जी, जो मैं शायद संडे या मंडे को अनिल जी शेयर करूंगा। जैसे एक बार आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि आजादपुर के आसपास एक जिम में अनिल जी फोटो लगा रखी है उसने मेरी। तो अनिल जी अभी मुझे पता चला कि एम्स के पास एक सैलून खुला हुआ अनिल जी, मतलब कि 200 रुपए में बाल काटता है, उसने वहां पे अनिल सिंह भी हेयर कट करके अनिल जी आपकी फोटो लगा रखी है। तो मेरा प्लान अनिल जी कुणाल जी को ले जाके वहां पर हेयर कट कराने का। दो चीजें देखना चाहता हूँ कि क्या वो हमको पहचानता है कि नहीं पहचानता, और दूसरा आपकी फोटो के साथ में राकेश कुणाल चाट कॉर्नर लगाता है नहीं लगाता। तो अनिल जी संडे मंडे को अगर मैं गया तो मैं सोशल साइट पे फोटो डालूंगा। तो अनिल जी अब जो अभी आपने बोला अनिल जी, अब पकड़ रहा हूँ अनिल जी उस चीज को, तो अगर ये फोटो हम डालते हैं मैं और कुणाल जी तो उसके बाद तो मतलब कि सबसे पहले बिल्कुल हमारा ही बजेगा। नहीं, आइडिया तो आपका सब ठीक है, बिल्कुल बहुत सब आपने सब बात की, लेकिन आप वहां पे संडे को ले जाके कुणाल जी के क्यों बाल कटोगे, खुद के क्यों नहीं कटवा सकते? कुणाल जी को भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए कटवाने में। 200 रुपए वाले में आप एक्सपेरिमेंट उन्हीं पे करोगे? खुद पे करके देखो। तो आप ले जाओ कुणाल जी को साक्षात वो प्रूफ के लिए, लेकिन कटवाओ खुद की। ओके, चलिए बढ़ते आगे। और सेठी जी तैयार है? ओह टाइम हो गया सेठी साहब का, 2:30 बज गए। आज तो पता ही नहीं चला, एकदम फ्राइडे मूड चल रहा है। फ्राइडे मूड चल रहा है बिल्कुल, सब मूड में। रुको, अब बहुत हो गया, अभी सबको थोड़ा टाइट करते हैं, आराम से मजे करें, कोई कॉल में फोकस ही नहीं है आप लोगों का। बिल्कुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी अभी बंसल जी कोई सैलून की बात कर रहे थे जहाँ आपके जैसे बाल काट सकते हैं, तो मैं सोचा अनिल जी मैं ट्राई करूँ क्या, जाऊँ क्या दिल्ली? हाँ जाओ, रिस्क तो कुछ है ही नहीं आपको। और आप साथ में जाओगे कटेंगे तो बंसल जी के ही। नहीं आपके जैसे बाल कट जाएंगे या उसको चैलेंज करेंगे अनिल जी? अरे वाह, उसकी व्यवस्था शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल जी सेठी साहब बताएं। अनिल जी रोज की तरह 2 कॉल्स है, कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है। अनिल जी पहले तो एक अपडेट है, कल वाला आइनॉक्स विंड आज जबरदस्त कर रहा है, 6-7% की तेजी है, 211 के ऊपर के हाईज हुए इसके। कल मैंने 190-92 के लेवल पे जो स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट में मेरा था, और जोमेटो तो कल ही परफॉर्म कर रहा था। बाकी अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है डी लिंक, जो अभी 327 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 350 के, स्टॉप लॉस रखता है 320 रुपए का। ये एक लीडिंग कंपनी है नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाने में, मतलब प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे राउटर्स है, स्विचेस है, फिर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोडक्ट्स और भी कई सारे बनाती है। 30 से 40% का इनका सभी प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर है। और ये अभी हाल ही में इन्होंने एक ईगल प्रो एआई सीरीज नामक एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो स्मार्ट होम प्रोडक्ट है, एम्बेडेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिससे एक अच्छा ट्रैक्शन इस कंपनी को देखने को मिलेगा। एक एमएनसी कंपनी है, पेरेंट है डी लिंक ताइवान, जो कि इसमें मोर देन अराउंड 51% स्टेक ओन करती है। और जिस तरह से सरकार का फोकस है डिजिटाइजेशन के ऊपर, फिर 5G रोल आउट होना है और या हो रहा है, और स्मार्ट होम्स की भी जिस तरह से स्मार्ट होम्स की डिमांड बढ़ रही है, और आईटी प्रोडक्ट्स को लेके सरकार का भी ऐसे कई रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने का प्रोग्राम है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। और बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, एक जीरो डेट कंपनी। और जून तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 20 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 16 करोड़ का पैट था। और सबसे अच्छी बात है, एक एमएनसी कंपनी एक हाई ग्रोथ सेक्टर में होते हुए आज 10 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जो कि बहुत ही सस्ता लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 350, स्टॉप लॉस ऑफ 320। ओके, 320 के स्टॉप लॉस के साथ 350 के टारगेट, डी लिंक में करें खरीदारी। राय सेठी साहब की पहली पिक। बताएं सर दूसरा शेयर भी आज का आपकी पसंद का। अनिल जी आज का जो दूसरा स्टॉक है वो एक टेक्सटाइल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है रूपा एंड कंपनी, जो 267 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। अनिल जी कल भी मैंने गोकुलदास एक्सपोर्ट्स नाम का टेक्सटाइल स्टॉक दिया था, जो कि आज अच्छा कर रहा है
उसमें भी 2-3% की तेजी देखने को मिली है। और ये कंपनी भी होजरी और नीटेड गारमेंट्स की एक लीडिंग कंपनी है, जो कि हर एक सेगमेंट में है, मतलब इनरवेयर के, मेंस वेयर, विमेंस वेयर, किड्स वेयर, फिर एथलेजर वेयर भी बनाती है। और इनका जबरदस्त ब्रांड है, रूपा फ्रंटलाइन काफी पॉपुलर है, फिर मैक्रोमैन है, यूरो है, बम चम्स नाम का ब्रांड है। एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कई सारे सेलिब्रिटीज इनके प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, जैसे रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी। पिछली बार आपने इसके एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछा था मुझे, जब मैं पिछली बार स्टॉक को रिकमेंड किया जी। तो उस समय अनिल जी मैं बता नहीं पाया, लेकिन आपने बताया ये आराम का मामला है। हाँ। ये इनकी टैगलाइन है। जी। अभी मैं एक्चुअली आने के पहले इसकी एड सुन के आ रहा हूँ, तो आराम का मामला को बदल के इन्होंने ये स्टाइल का मामला है कर दिया है आजकल। स्टाइल का मामला, ये स्टाइल का मामला है। तो आराम, रणवीर सिंह जो ऐड करते हैं। नहीं तो आराम रहा कि नहीं रहा, आराम चला गया, स्टाइल आ आराम गई। के साथ साथ स्टाइल। अच्छा, तो इस तरह का इनका एडवर्टीजमेंट है। बाकी 1500 से ज्यादा डीलर्स है अक्रॉस द कंट्री, 1.5 लाख रिटेल आउटलेट्स में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी जितने हैं सब में इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और कई 2-3 प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स भी ये कंपनी डील करती है, जैसे फ्रेंच कनेक्शन यूके, FC यूके, प्लस फ्रूट ऑफ द लूम, वो भी यही इनके थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कई सारे जो मिडिल ईस्ट की कंपनीज है, क्लाइंट्स है, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। कंपनी का पूरा फोकस है डेट रिडक्शन के ऊपर, अच्छे फाइनेंशियल्स है, और स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। और अब मुझे लगता है टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी अब तेजी बन रही है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 285, स्टॉप लॉस ऑफ 260। ओके, 285 का टारगेट, 260 का स्टॉप लॉस, रूपा एंड कंपनी, इस पर करें खरीदारी। डीलिंग 350 के टारगेट के लिए यहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 2 कैश कॉल्स सेठी साहब की तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स भी शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की तरफ से 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। 20 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 15 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स में हल्की बढ़त है, और आज शाम इनका जॉब्स डेटा आने वाला है। सर, एशिया पूरा का पूरा पॉजिटिव था, सिर्फ एक जापान थोड़ा नीचे था, अदरवाइज पूरा एशिया पॉजिटिव था। यूरोप अच्छा दिख रहा है इस समय, रुपया आपका मजबूत है। सर बताएं क्या करना है। तेजी का ही व्यू है। थोड़े इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास आ रहे हैं बाजार। 19,675 ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है, क्योंकि पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में 3 ट्रेडिंग सेशन दी पैसे में, जहां 19,665 675 पे जाके आप बंद हुए। तो क्लोजिंग के लिहाज से ये एक लेवल है, और दूसरा 19,725 के आसपास का है। तो ऐसा लग रहा है आज डेटा देखकर कि इस लेवल के आसपास बंद होने की कोशिश करेंगे। तो बचे हुए समय के लिए शायद बड़ी अपसाइड भले ना बने, लेकिन गिरेंगे नहीं। एक अच्छी बात आज के डेटा में जो दिख रही थी वो ये है कि डाउन साइड बहुत साफ नजर आए कि कितनी हो सकती है। तो रिस्क 19,600 के नीचे की नहीं है। क्यों? 19,600 के पुट पर 1 करोड़ शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 85 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। क्लियर है? तो आप क्लोजिंग तो 19,600 के ऊपर की देख लीजिए। क्या 19,700 पार कर सकते हैं? संभावना कम है, लेकिन ना नहीं है, क्योंकि 68 लाख शेयर वहां पर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और छोटा है कंपेयर टू पुट्स में 1 करोड़ 3 लाख शेयर है। सो 19,700 के करीब पहुंच सकते हैं बंद होने के लिए। अब चूंकि 35 पॉइंट है, उतना भी काफ़ी है। तो अगर 19,665 19,700 के आसपास बंद होते हैं, अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। लेकिन अगर डाउ फ्यूचर थोड़े और मजबूत हो जाए, और अगर 3 बजे तक आप 19,700 को पार कर लें, तो फिर 19,725 19,765 2 टारगेट बनेंगे। लेकिन संभावना कम है, तो मेरा ये समझना है कहीं कहीं 19,650 19,700 की रेंज में आज आप क्लोजिंग देखेंगे। हायर साइड पे देखेंगे, भले यहाँ से गेंस बहुत न बनाए, लेकिन घटेंगे नहीं, ये कॉन्फिडेंस आपका। ऐसे में आपको अगले 1.5 घंटे स्टॉक्स पर फोकस ज़्यादा करना है। ये तो होगी बात निफ्टी की। अब आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। 44,400 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 44,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 33 लाख शेयरों का, और 44,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 39 लाख शेयरों का। तो इसको 44,500 के ऊपर भी बंद होने की इच्छा नहीं है फिलहाल, और 44,300 के नीचे भी बंद नहीं होना चाहता है। बेसिकली मल्टीपल सपोर्ट में बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। 44,300 200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 44,400 500 रुकावट की जगह है। तो 3 बजे तक या तो ये 44,500 के पार निकले या 44,200 के नीचे जाए, तो नीचे की जगह तो बिल्कुल ही कम है, तो वहाँ तो आप पे गए। अगर 3 बजे के पहले 44,500 के पार निकल के टिकता है, संभावना उसकी भी कम है, तो फिर अच्छे फायरवर्क्स होंगे 525 प्रिसाइजली। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब बचे हुए समय में इंडेक्स मजबूत रहेगा, लेकिन रेंज बाउंड रहेगा। बिल्कुल ठीक, वैसे जैसे आपको ओपनिंग मिली ना शुरुआती कारोबार में, वैसी क्लोजिंग भी मिलेगी। ओपनिंग होकर आपने कैसे 40-50 पॉइंट में दिन भर टाइम पास किया शुरुआत के 1.5 घंटे, और वैसे ही ये अब होता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। अच्छा, एक्शन से याद आया,
बताइए। बता दूं? बताइए। एक मिनट, कहाँ है आशु जी और बाकी सारे एक्सपर्ट्स को भी? एक्शन तो क्या है, सबको बताना जरूरी है। हाँ, आप सब लोगों को पता तो होगा, नहीं है तो मैं बता दूं, आज पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का मैच है एग्जैक्टली वर्ल्ड कप में। पता होगा? एनी आइडिया कौन जीतेगा? कितने लोग हैं जो नीदरलैंड्स के जीतने के पक्ष में हैं? एनी गेसेस? ओके, 9 ओवर में 38 रन पे 3 विकेट हो चुके हैं। नीदरलैंड्स के नहीं, पाकिस्तान के पाकिस्तान के 3 विकेट हो चुके हैं। देखो, अब मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन नीदरलैंड वालों ने छाप तो छोड़ दी। बिल्कुल सर, है ना? पहले 10 ओवर तो उनके हैं। पहले 10 ओवर में तो भारी पड़ गया। पाकिस्तान के 3 विकेट निकाल लेना, 9 बाबर आजम को भी आउट कर, बाबर आजम भी गया तो जोरदार। हाँ, अब आशु जी वो टैब में खोलो मत मैच है, फोकस मार्केट पे रखो। हाँ, वो तो चालू कर दिया, बता के भी लाइव स्कोर चेक कर, लाइव स्कोर चेक कर। हम सही बता रहे हैं, क्या जरूरत क्या लाइव चेक करने की? इधर बड़ी स्क्रीन पे लगा दिखाओ जरा एक बार, इतनी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, एक बार कैमरा घुमाओ जरा, जिप कैमरा। हाँ देखो, अभी बताएंगे, अभी तो ऐड आ रहा है, ऐड आ रहा है, विकेट गया ना। हाँ, तो हम देख रहे हैं। आप यही मैं बोलता हूँ, एंकर्स बहुत मल्टीटास्कर होते हैं, कितने काम एक साथ करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपके लिए हम कर रहे हैं, आप चार्ट्स की तरफ ही देखिए, मैच पे हमारी नजर है जी। एब्सोल्युटली, आशु जी चार्ट ही देखिए बाकी काम हम कर लेंगे। आइए एक बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं सर। दीपांशु, पहले तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये जो ट्रेड है ये हमने हमारे मोबाइल ऐप पे थोड़ी देर पहले शेयर किया था। करीबन सेम लेवल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। खरीदना है GMR इंफ्रा का 60 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन, जो अभी 2 रुपये 70 पैसे के आसपास मिल रहा है। और जिस हिसाब से ये स्टॉक में वापस एक लोअर लेवल से बाउंस बैक आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि GMR इंफ्रा अभी 6140 के आसपास चल रहा है स्पॉट में। मुझे लगता है इट इज हेडिंग फॉर 64-65। तो 60 का कॉल ऑप्शन 270 के आसपास, 250 तक भी मिले, मतलब 2.5 रुपए तक मिले तो भी अच्छा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रिकमेंडेड होगा वो 1 रुपये 40 पैसे का होगा। दीपांशु, अगर लॉट साइज की बात करें तो 22,500 का लॉट है, मतलब 1 रुपया भी 22,500 होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लॉट साइज काफ़ी बड़ा है। एक लॉट ऑलमोस्ट 66,000 का होता है। तो रिटेल गलती क्या करते हैं, काफ़ी सारे लॉट एक साथ ले लेते हैं। तो कंजर्वेटिव रहिए, थोड़ा कूल ऑफ हमारे बोलने के बाद 25-30 पैसे ऊपर आया है। मुझे लगता है 2.5 रुपये तक 250-240 इज अ गुड रेंज टू बाय इट। 1 रुपये 40 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है यहाँ से 3 से 4 रुपये चलना चाहिए GMR इंफ्रा। तो अगर GMR 3-4 रुपये चलेगा तो उस सूरत में ये जो 60 रुपीज़ का कॉल है, इसका पहला टारगेट 4 रुपये 50 पैसे और दूसरा टारगेट 6 रुपये। तो GMR इंफ्रा का 60 रुपीज़ का 26 अक्टूबर का कॉल खरीदना है। 2.5 रुपये के आसपास खरीदिए। 1 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। 4.5 और 6 रुपये, ये 2 टारगेट होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से GMR एयरपोर्ट्स में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। और आशु जी, जो मैंने आपको मना किया तो इसका मतलब नहीं मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, बाकी सारे बता दूँ कि कितना मतलब ख़राब समय पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए चल रहा है। आज सेमीफाइनल में, कबड्डी के सेमीफाइनल में हार गए, इंडिया से हारे, भारत से हारे 61-14 मतलब एकदम ही वन साइडेड मैच। बिल्कुल, मतलब इससे तो बढ़िया वो कोरिया थाईलैंड वाले ठीक खेल रहे थे हमारे सामने। एग्जैक्टली, थाईलैंड का भी मैंने मैच देखा था, थाईलैंड का, भारत थाईलैंड का। तो 61-14 वहाँ से हार गए। और ख़राब टाइम सुनना है तो सुनो, हमसे तो हार जाए तो भी ठीक है, चलो मानते कि हम तो इंडिया से तो बहुत बार हार जाते हैं। आज क्रिकेट में अफगानिस्तान से भी हार गए सेमीफाइनल में एशियन गेम्स में। अब एशियन गेम्स का हमारा क्रिकेट का फाइनल भारत और अफगानिस्तान का है। अरे वाह, सोचो, अफगानिस्तान की भी B टीम है वहाँ पे, A टीम तो वर्ल्ड कप में खेल रही है। ये हालत है, मतलब सभी तरफ बुरा हाल है इनका। तो मतलब इस बार तो मतलब कहीं अगली बार बहिष्कार ही ना कर ले, हम भाग नहीं लेंगे। हाँ, वैसा हाल है। तो बड़ा मुश्किल समय। देखो, नीदरलैंड से अगर नीदरलैंड से हार गए तो मतलब क्या होगा, मतलब सोचो क्या होगा। मतलब और नीदरलैंड जिस हिसाब से खेल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आज कुछ ना कुछ लगता उलटफेर का दिन ही है। बढ़िया, दिन खराब है। पाकिस्तान का दिन खराब है। चलिए, ये है आपके लिए लेटेस्ट स्पोर्टिंग अपडेट। बट अपडेट आया कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से भी, और बढ़िया अपडेट आया, इसलिए बाकी सारे ज्वेलरी स्टॉक्स भी आज तेजी में है। टाइटन में भी आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं, बट कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से कैसा अपडेट रहा है कि आज स्टॉक आप लाइफ हाई पर देख रहे हैं, 10% की तेजी इसमें बनी हुई है। एक बार समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, बताइए।
बिल्कुल दूसरा क्वार्टर है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है कंपनी की तरफ से। पिछले क्वार्टर में माना जा रहा था कि 2000 की जो नोट्स का जो चक्का था वो वहाँ पे दिखा था, उसकी वजह से ग्रोथ आई है, लेकिन उसको इस क्वार्टर में भी देखें तो आपको सेम ग्रोथ आती हुई दिखेगी। पिछले क्वार्टर में 31% की सेल्स ग्रोथ थी, इस बार कंसोल लेवल पे कंपनी का कहना है कि 27% की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल बेसिस पे। और स्टॉक में आप जो रिटर्न देख रहे हैं 10% ऊपर, और इस साल भी अगर आप देखेंगे तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अधिक मास इनफैक्ट इस क्वार्टर में आते हुए दिखा था, तो जहाँ पे लोग बाइंग कम करते हैं गोल्ड की, उसके बावजूद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। इंडियन बिजनेस की बात करें, डोमेस्टिक कारोबार की बात करें तो 32% की ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखी है। शोरूम लेवल पे देखें तो ग्रॉस मार्जिन कंपनी का कहना है कि एकदम स्टेडी है, वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइज मॉडल पे अब कंपनी जा रही है, जिसके चलते जो कंपनी का मॉडल है वो एसेट लाइट धीरे धीरे बनता जा रहा है। फुटफॉल्स और जो आय की ग्रोथ है वो जारी रहने वाली है आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी, ये भी कंपनी का कहना है। मिडल ईस्ट में भी देखें तो वहाँ से भी योगदान अच्छा है, 14% का योगदान अब टोटल कंसोलिडेटेड लेवल में आने लगा है, और वहाँ की भी ग्रोथ देखेंगे तो आपको 4% की ग्रोथ वहाँ पर भी नजर आएगी। नॉन साउथ मार्केट में कंपनी ने इस क्वार्टर में 13 नए शोरूम डाल दिए, और आने वाले 40 दिनों में कंपनी का कहना है कि 26 नए स्टोर्स आ सकते हैं। इनफैक्ट इस साल दिवाली तक अगर आप देखें तो 51 नए स्टोर्स जो है वो कंपनी जोड़ सकती है। पहले कहा जाता था कल्याण ज्वेलर्स के लिए कि साउथ बेस्ड प्लेयर है, क्योंकि मेजॉरिटी रेवेन्यू साउथ से आता था, लेकिन अब 48% साउथ से आता है और 52% नॉन साउथ मार्केट से आता है। तो पैन इंडिया प्रेजेंस कल्याण ज्वेलर का अब बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि फ्रेंचाइज मॉडल पे कंपनी वर्क करी है, जिसकी वजह से जो पूरा मॉडल है वो एसेट लाइट होता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का 6% का मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट में, और मिडल ईस्ट और दोनों ही फ्रेंचाइज से आने वाले क्वार्टर्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद है। वैल्यूएशन के लिहाज से टाइटन ऑफकोर्स 77 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। कल्याण में रैली देखिए तो 40 के टाइम के पी पे पहुँच गया, और हाल ही में जो लिस्ट हुई थी सेनको वो भी देखे तो 26 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन कैचअप टाइटन से तो काफ़ी दूर है, लेकिन जो फ्रेंचाइज मॉडल है और जो नॉन साउथ में प्रेजेंस अब कंपनी की बढ़ रही है, उसकी वजह से इतना अपटिक दिख रहा है स्टॉक में। टाइटन की तो आधी वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, बट नॉनदलेस रिकॉर्ड हाई पर आ रहा है। एक बार शरद जी से जरा राय ली जाए। शरद जी, वैसे लगातार ज्वेलरी कंपनीज के अपडेट दमदार आ रहे हैं, देखते हैं इस बार टाइटन का अपडेट कैसा आता है, बट कल्याण ज्वेलर्स का ट्रेंड बढ़िया रहा है सर। हाँ, जब से इन्होंने ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे अग्रेसिव एक्सपेंशन चालू किया है करीब साल डेढ़ साल पहले से, मुझे लगता है पिछले 6 महीने में रिजल्ट्स और ज़्यादा विजिबल हो गए हैं। फ्रेंचाइजी वाला मोड जो इन्होंने अडॉप्ट किया है वो कॉस्ट एफिशिएंट भी है, इनके लिए कैपेक्स कमिटमेंट कम रहती है, तो रिटर्न रेशियोज में भी काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। और जो स्टोर एडिशन टारगेट्स हैं वो भी काफ़ी स्टिफ हैं, काफ़ी अग्रेसिव हैं आने वाले समय के लिए भी, और पिछले कुछ समय में भी स्टोर एडिशंस काफ़ी बढ़िया हुई हैं और कन्वर्जन्स भी काफ़ी बढ़िया हो रही हैं। और मुझे लगता है जो हॉल मार्किंग वगैरह हुई है पोस्ट कोविड, जो छोटे सुनार बाजार में से एब्सेंट हो गए हैं, उसका भी फ़ायदा इनको मिल रहा है। तो ग्रेजुअली अब लोग बड़े स्टोर्स की तरफ ही शिफ्ट कर रहे हैं, छोटे या मझौले स्टोर्स में उतना बड़ा फोकस है नहीं, तो उसका फ़ायदा भी कल्याण को मिल रहा है। अर्निंग्स के हिसाब से मुझे लगता है अगले 2 साल एटलीस्ट 30-32% के आसपास की CAGR रहनी चाहिए। 26 ऑनवर्ड भी 15-20% ग्रोथ रहनी चाहिए। अब फेस्टिव सीजन अभी चालू हो जाएगा, उसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप FY26 के नंबर्स पे भी देखें तो 25-26 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टाइटन शायद 50 या 52 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, और जबकि यहाँ ग्रोथ भी आपको 30% के आसपास मिल रही है, 20-25% के आसपास। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में हो सकता है अगर आपके पास विद इन द सेक्टर प्ले करना हो तो टाइटन वगैरह से तो कंपैरेटिवली बेटर ही लगता है। खाली एक फ्लिप साइड पे ये है कि सोने की कीमतें थोड़ी नीचे आई हैं, तो हो सकता है एब्सोल्यूट लेवल पे उतना बढ़िया ना दिखे इन कंपनीज के नंबर्स अगली तिमाही में। बट इस तिमाही में तो लार्जली हायर बेस ही मिलना चाहिए, सोने के भाव भी ऊपर थे, डिमांड भी ठीक ठाक है। बट अगले क्वार्टर में अगर भाव नीचे रहते हैं और डिमांड उतनी आती भी है फेस्टिव सीजन की वजह से, तो हो सकता है आपको टॉप लाइन के लेवल पे उतनी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिले। पर कल्याण के केस में मुझे लगता है 25-26 टाइम फॉरवर्ड पे बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं बोला जाएगा, अनलेस एंड अनटिल टाइटन बहुत सब्सटेंशियली करेक्ट कर जाए। तो मुझे लगता है 20-25% की ग्रोथ है, इसका मल्टीपल ऐसी कंपनी मिल सकता है। तो 250-300 तक के भाव इसमें अगले 1-1.5 साल में आप देख सकते हैं।
ओके, 250-300 के भाव आ सकता है, तो यहाँ से भी और अपसाइड दिख रही है। ऑलरेडी लाइफ हाई पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स, हमने आज सुबह JLR के बिक्री के आंकड़े देखे थे, टाटा मोटर्स के होलसेल बिक्री आंकड़े भी आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल पैसेंजर व्हीकल होलसेल बिक्री Q2 यानी कि पिछली तिमाही में 3% घटकर आई है। ये आपके लिए आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। ओवरऑल ग्लोबल स्केल पर अगर आप देखें, होलसेल बिक्री इनकी 3% घटकर करीब 1,40,000 यूनिट्स पर रही है। कुल होलसेल बिक्री जो है वो 7% बढ़कर आई है। पैसेंजर व्हीकल होलसेल बिक्री गिरी है, बट ओवरऑल बेसिस पर होलसेल बिक्री बढ़कर आई है, क्योंकि JLR की बिक्री में इसका बड़ा योगदान है। करीब 29% की बिक्री यहाँ पर बढ़ी है। CV सेल्स का ट्रेंड भी इनका अच्छा ही रहा है। आइए, आशु जी की तरफ से एक कॉल आ रही है, स्विंग के सुल्तान। आशु बता। बताएं सर। दीपांशु, ये कॉल भी कॉमन हो गई। मैं डिलीवरी के लिए रेकमेंड कर रहा था GMR। बहुत अच्छी कंसोलिडेशन पहले जो 40-45 के बीच में हुई थी, और वहां से एक बहुत अच्छी मूव आई 60 और 65 के बीच में, और उसके बाद धीरे धीरे जिससे प्रॉफिट बुकिंग करनी थी सारी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, खूब टाइम मिला, और ये 58-60 के बाद ये नई कंसोलिडेशन के बाद ये मूव है। मेरा प्योरली डिलीवरी के लिए है कि ये 80 to 100 रुपीज भी हो सकता है आने वाले टाइम में, पेशेंट होल्डिंग के लिए, कि बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद दोबारा चलना शुरू हुआ है। स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ गेन कर रहा है काउंटर। तो विश्वेश ने इसमें ऑलरेडी कवर कर लिया, उसको उसने ऑप्शन स्ट्रेटेजी दी है, बट सिंस 22,500 का लॉट है तो हम इसको कंसिस्टेंटली डिलीवरी के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। तो कैश में GMR की डिलीवरी लेके बैठना चाहिए। MR एयरपोर्ट डिलीवरी के लिहाज से खरीदारी करने के लिए आशु जी की आपके लिए आती हुई। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर रेटर उसके बाद आ रहे हैं कल के 2000। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 611 रुपए, 611 रुपए 10 पैसे। 611.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है UPL, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड। UPL के अंदर पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 8-10 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब UPL में यहां से एक बाउंस बैक का संकेत मिल रहा है, जिसमें कल का और परसों का हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहां से एक अच्छा मूव, अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए, तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। नीचे में इसका सपोर्ट जो बन रहा है 601 के पास बन रहा है, तो 601 के स्टॉप लॉस से UPL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इसका पहला टारगेट 621 रुपए का है। बाउंस बैक में जो दूसरा टारगेट बनेगा वो 625 रुपए का बनेगा। ये दो टारगेट अचीव होने पे इसमें रैली एक्सटेंड होगी और फिर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो 601 के स्टॉप लॉस से UPL में खरीदारी करें 621, 625 के टारगेट्स के लिए। यह है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से। UPL यहां पर खरीदारी करने की राय है, और हिमांशु जी के लिए भी एक बिगुल और उसके बाद 2000। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है, कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है IRB इंफ्रा, जिसमें मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन का माहौल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, और यहां से स्टॉक एक अच्छी अपमूव के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा 2-4 दिन का नजरिया लेके यहाँ पर खरीदारी करें। 32 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर 30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट रहेगा 35 रुपए का, और उसके बाद दूसरा टारगेट जो थोड़ा समय ले सकता है 37 रुपए तक के टारगेट्स IRB इंफ्रा में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, जैसा कि हिमांशु जी ने बताया भी कि कभी कभी मैं जो कतार तोड़ देता हूँ तो उनको थोड़ा ऑब्जेक्शन रहता है, तो रहना भी चाहिए। हिमांशु जी आज भी अभी मैंने थोड़ी कतार तोड़ी है, तो आप कृपया मतलब इसे दिल पे ना लें। वैसे तो कॉल 2000 की मेरी आनी थी, लेकिन मैंने कहा हिमांशु जी का बिगुल है तो पहले हिमांशु जी का बजा दिया जाए। इसके लिए आपको दीप को चाहें तो आप दीप को धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। किसको? दीप को ना? हाँ जी। अरे गजब। ऐसे फायरिंग लाइन में अनिल जी आपको ही धन्यवाद है जी। आइए, चलिए हिमांशु जी की तरफ से आ चुकी है आपके लिए एक बेहतरीन कॉल। नोट कर ले लेवल सारे आपकी स्क्रीन पर। IRB इंफ्रा। आइए 2000। आइए लेते हैं अनिल जी। जी सर।
खरीदने की राय है दीप, और खरीदना एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक और जिसके नतीजे आने की तैयारी में रिजल्ट सीजन की शुरुआत जिससे होती है आप जानते हैं। टीसीएस का फ्यूचर खरीदना 3610 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। अगर आप फ्यूचर्स में खरीदना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3583 जो कि आज का लो है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। छोटा टारगेट आज दिन के लिहाज से है 3633 और 3 मीडियम टारगेट है जो आपको मंगलवार तक के लिए बुधवार शाम को आएंगे। तो अभी 3 ट्रेडिंग सेशन आपके हाथ में है। तो 3660, 3710, 3660, 3710, 3770 बड़े टारगेट्स इसलिए दे रहा हूँ कि रिजल्ट के बाद अगर आप रखें तो तब तक क्या मुंह आता है वो देखेंगे, अपने 3 दिन है रिव्यू करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 3633 छोटा टारगेट आज के लिए, 3660 मंडे तक के लिए टारगेट के हिसाब से आप ट्रेड करें। 3583 का स्टॉप लॉस। दूसरा तरीका ये कि चूंकि रिजल्ट का वक्त होता है तो थोड़ा ऊपर नीचे डर भी रहना भी चाहिए, ठीक है। तो फिर दूसरा सिंपल सा तरीका वो है कि आप 3620 वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, 3620 वाला कॉल ऑप्शन 75 रुपये में मिलेगा। 75 रुपीज़ के आसपास एंट्री कीजिए, थोड़ा 2-4 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है, मुझे नहीं पता। 60 का स्टॉप लॉस लगाइए 6060 और टारगेट 2 छोटे हैं 95 और 105, 95, 105 और 2 बड़े टारगेट 125 और 155। और अगर दीप आपको ये लग रहा हो कि 4 टारगेट क्यों दे रहा हूँ मैं ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में, तो एक वजह तो ये है कि रिजल्ट सीजन है, तो रिजल्ट सीजन में बड़े मूव जनरली आ जाते हैं, तो आप बड़े मूव के लिए तैयार रहें। तो उससे बड़ा रीजन एक और है मेरे पास में, 3 टारगेट वाले बंसल जी कॉपी करने लगे हम। अगर बंसल जी 4 वाले करेंगे तो मैं 5 और 6 तक भी पहुंच जाऊंगा, ऐसा मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूँ। बंसल जी आपका इरादा तो नहीं है ना 4 टारगेट तक पहुंचने का? 3 में ट्राई करा है, पहले उसमें कामयाब बोले अनिल जी, तब चौथी तरफ देखेंगे। ये मैं भी देख रहा हूँ अनिल जी 4 पे आ गए हैं। हाँ, तो थोड़ा सा बंसल जी को मैं प्रेशर डालने के हिसाब से 4 टारगेट दिए। डन। तो बिल्कुल TCS में लेवल्स फिर से ऑप्शंस के बता दीजिए। ऑप्शन वाला 3620 3620 वाला ऑप्शन खरीदना है, ठीक है। और वो ऑप्शन आपको खरीदना है 75 रुपये के आसपास। 60 का स्टॉप लॉस, 75 में लीजिए, 60 का स्टॉप लॉस, 95 एंड 105 2 छोटे टारगेट है आज और मंडे के लिए। ट्यूसडे वेडनेसडे तक होल्ड करते तो 125 और 155 के टारगेट के लिए ये आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि अब बाजार में अगले मूव के लिए मेक और ब्रेक TCS और IT स्टॉक ही हैं जो 2 दिनों से मजबूती के साथ चल रहे हैं। रिजल्ट तक मजबूत रहना इनका बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ कहूँगा, अगर रिजल्ट तक की बढ़िया पैसे बन जाए तो रिजल्ट की रिस्क लिए बगैर ही प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर क्यों रिस्क रखना है रिजल्ट की, है ना। ठीक है, तो ऑप्शंस के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं। 4 टारगेट्स ऑप्शंस में भी है। 3620 का कॉल खरीदिए 95, 110 शॉर्ट टर्म के लिए और फिर 125 और 155 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी है। TCS रखिए नज़र, और वेडनेसडे शाम 11 तारीख को इसके नंबर्स आएंगे। आइए बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की। इंटरग्लोब तो आज आपको एक्शन में दिख रहा है, क्योंकि कंपनी ने या एयरलाइन ने अब फ्यूल सरचार्ज चार्ज करने का फैसला ले लिया है। यानी कि आपके लिए और हमारे लिए इस समय अगर आप एयर यात्रा करेंगे तो टिकट्स और महंगी होने वाली हैं। क्या ये निर्णय है, क्यों लिया है ये फैसला, आइए समझते हैं एक बार कुशल की तरफ से। कुशल, क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर एक नया सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया गया है। 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक ये सरचार्ज लगाया जाएगा, यानी कि फ्यूल सरचार्ज के हिसाब से। अब ऐसा क्यों हुआ है? पिछले 4 महीनों में आप देखिए, जो ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसकी जो कीमतें हैं 30% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इसी की वजह से इनका जो ऑब्वियसली जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बिगड़ रहा है। और ये कह रहे हैं जो एविएशन कंपनी है, खासकर इंटरग्लोब एविएशन की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती हुई दिखी है, उसके अंतर्गत ऑब्वियसली ATF एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट करीबन 40% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। तो जाहिर सी बात है कि इनके मार्जिन्स पर आगे चलकर इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ सकता था, बट इसको इन्होंने सेट ऑफ करने के लिए ये सरचार्ज जो है कस्टमर्स को पास ऑन करने का निर्णय अभी के लिए लिया है। और इसी की वजह से अन्य एयरलाइंस, चाहे आप स्पाइस जेट की बात करें या कासा एयर को देखें, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि ये भी सरचार्ज लगाने की तैयारी में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ATF की कीमतें अगर आप 80-83 रुपये से बढ़ती है तो कंपनियों की जो प्रॉफिट मार्जिन है इसमें आधे % से 0.7% घटने का अनुमान लगाकर चलते हैं हम, जितने भी जो एनालिस्ट की राय आती हुई नज़र आती है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ एक तो कच्चा तेल यानी कि ATF, वहाँ पर आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, और दूसरी तरफ जो रुपया है उसमें भी कमज़ोरी आई है। तो दोहरी मार इनको पड़ती हुई दिखी है जितनी भी एविएशन कंपनियाँ हैं। पर यही देखना है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो
पीक सीज़न है ट्रैवल का, त्यौहार का, अब यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्लाइट्स बुक होती हैं वो अब महंगी हो जाएंगी। तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ये जो इशू है ये सामने निकल कर आ रहा है और उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ा हो सकता है। हालांकि लगभग 60% फ्लाइट ऐसी हैं जो 0 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज में है और हर एक कैटेगराइजेशन के साथ इन्होंने जो प्राइसिंग है अपनी रखी हुई है। जो फ्यूल सरचार्ज का कैटेगराइजेशन है 300 रुपये से 1000 रुपये तक का, एंड अकॉर्डिंगली अब यही देखना है कि यहाँ पर ऑब्वियसली मुंबई दिल्ली रूट सबसे बिजिएस्ट रूट है, तो पर सेक्टर और डिस्टेंस वाइज ये सरचार्ज अभी लगा, या फिर हॉलीडेज पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट टिकट्स अब एक्सपेंसिव हो जाएंगी। फ्लाइट टिकट्स एक्सपेंसिव होने वाली है अनिल जी? बहुत महंगी हो रही है और ऑलरेडी हो चुकी है और ये अब सरचार्ज की वजह से और ज़्यादा महंगी होगी। तो ये डिस्टेंस के हिसाब से कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप चांद तक भी जा रहे हैं तो 1000 रुपये सरचार्ज लगेगा। कुशल सस्ता नहीं है। फ्लाइट नहीं, कुशल ने लिखा है ना 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का। हाँ, मतलब आप ही ने लिखा है कुशल सर, एंड अबव। ओके, एंड अबव मतलब अभी तक चांद की सर्विसेज नहीं है। नहीं, अभी तक। ओके, चलिए तो बढ़िया है। ये है आपके लिए इस वक्त हम सरचार्ज की तैयारी। एक बार जरा राय शरद जी से लीजिए जाए इंडिगो पर। शरद जी, इंडिगो के पास प्राइसिंग पावर आ गया, देख लो अब आप। सर, प्राइसिंग पावर तो इंडिगो के पास हमेशा से रहती है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो जब जब ये बड़ा फ्लीट ऑर्डर करते हैं तब तब एक एक एयरलाइन साफ हो जाती है सिस्टम में से। अब की बार इंडिगो और एयर इंडिया दोनों की बड़ी फ्लीट्स के ऑर्डर हैं, लगभग 500 प्लेन्स के। तो जैसे जैसे वो डिलीवरी आती, कौन सी एयरलाइन साफ होगी वो देखना पड़ेगा। बट मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है जिस तरीके से एयरपोर्ट्स ऐड किए जा रहे हैं छोटे छोटे सेंटर्स में, उसका फ़ायदा अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए। और लिस्टेड स्पेस में अगर आपको एक लिस्टेड स्पेस में ग्लोबली भी शायद मेरे हिसाब से इंडिगो से बेटर एयरलाइन आपको इन्वेस्ट करने के हिसाब से नहीं मिलेगी। और अभी भी वैल्यूएशंस ऐसी नहीं है कि बहुत स्काई हाई है। 150 रुपये के आसपास की अर्निंग सेडेड एक्सपेक्टेशन है अगले 2-1 साल, वैसे ही रहनी चाहिए। और 20 का मल्टीपल तो आसानी से मिल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है 3000 रुपये के तक के टारगेट तो आसानी से कंपनी में आने चाहिए। और उसके बियॉन्ड मुझे लगता है जैसे जैसे ट्रैफिक अपडेट्स आते हैं, जैसे हम सब जानते हैं वर्ल्ड कप वगैरह के लिए काफ़ी बढ़िया डिमांड अभी रहनी चाहिए। और वैसे भी विद इन द कंट्री और कंट्री के बाहर के ऑपरेशंस भी वो जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, मुझे लगता है हर महीने लगभग एक प्लेन वो ऐड कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो उसका फ़ायदा हमको नंबर्स में दिखना चाहिए। जहाँ तक तेल के प्राइसेस की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये शॉर्ट लिव्ड है और लॉन्ग टर्म में अगर आप 2-3 साल का नज़रिया लेके चल रहे हैं तो जहाँ ग्रोथ तेल में सिर्फ 5-6% रह रही थी ग्लोबली, तो मुझे नहीं लगता कि ऑल्टरनेट एनर्जी के इतने बड़े एडवेंट के बाद उतना बड़ा डिमांड आपको तेल में रहेगा। तो मुझे लगता है इतना बड़ा रिस्क नहीं रहना चाहिए। प्लस जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या सैफ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ वो ब्लेंडिंग भी चालू होगी। तो लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स काफ़ी पॉजिटिव है। रॉ मटेरियल साइड पे प्रेशर काफ़ी कंट्रोल में रहना चाहिए, खास करके तेल की कीमतों में। और ट्रैफिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी, और एक्सपेंशन भी काफ़ी तगड़ा है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर नंबर्स जो अगले 2 साल के हैं वहाँ काफ़ी रिविजन आने वाले समय में आपको बॉटम लाइन के लेवल पे जो नंबर्स हैं, टॉप लाइन के लेवल के जो नंबर्स हैं, उसमें आपको रिविजन हो सकता है। कंजर्वेटिवली स्टार्टिंग के लिए अब 3000 तक के टारगेट्स तो आसानी से लेके चले, बट मुझे लगता है जैसे जैसे एनवायरनमेंट सुधरता है इस स्टॉक को काफ़ी आसानी से 30 तक के मल्टीपल्स मिल सकते हैं। ओके, तो यह आपके लिए इंटरग्लोब पसंद आ रहा है शरद जी को, नज़र रखिए इस पर। वैसे भी मार्केट लीडर है, प्राइसिंग पावर है इसके पास, और इसने जो सरचार्ज ऐड किया है समझ में ये आ रहा है कि बाकी एयरलाइंस भी जल्द ही इसे अडॉप्ट करने की तैयारी में है। तो नज़र रखिए, एयर ट्रैवल एक्सपेंसिव हो रहा है आने वाले समय के लिए। आइए एक दो और काउंटर्स पर भी रखते हैं नज़र, और जहाँ पर आपको मूव भी अच्छे खासे आ रहे हैं वो भी एक बार नज़र डाल देते हैं। MCX पर रखिए नज़र, हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, 4% ऊपर आ रहा है MCX। शरद जी, एक बार MCX पर भी आपसे एक क्विक राय लेना चाहूँगा सर। आज हमारी खबर है, हमने एक्सक्लूसिवली लर्न किया कि जो सेबी की टेक्निकल कमेटी है उन्होंने असेसमेंट दे दिया है और जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर फैसला भी आ जाए, कभी अपने नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर सकते हैं। ज़रा MCX पर राय दें, क्योंकि उस खबर के बाद स्टॉक में नई जान आ गई है सर। देखिए, डेवलपमेंट पॉजिटिव है, पर यहाँ से मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा अपसाइड आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि MCX लगभग 30 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड कर ही रहा है। तो बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे यहाँ से 60-61 रुपये के आसपास की अर्निंग है, अनलेस एंड अनटिल कोई नया प्रोडक्ट ये लॉन्च करते हैं और वहाँ से कुछ बहुत बड़ी आपको नई अपसाइड निकल के आती है।
तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस साल तो सेडेड नंबर्स रहेंगे, बट अगले साल ऑनवर्ड्स वापस नॉर्मल नंबर्स आते हैं जैसे जैसे ये प्रोडक्ट का जो ओवरहैंग है वो खत्म हो जाता है। तो 61, 62, 63 रुपये के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करेगी, तो उस पर ऑलरेडी 30-32 टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस अनटिल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या ये सॉफ्टवेयर आने की वजह से अगर कोई नए ट्रिगर्स आते हैं कि इनका जो टोटल वॉल्यूम जो ये हैंडल कर सकते हैं या जो वॉल्यूम है उसमें कोई बड़ी अपटिक आती है। बट मुझे लगता है एक्सचेंज के लेवल पे एक डोमिनेंट पोजीशनिंग है और कोई नया प्रोडक्ट आने से भी इतना बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा कि वॉल्यूम्स 15-20% एडिशनल बढ़ जाए। तो नॉर्मल ग्रोथ 10-15% के आसपास आती है, तो मुझे लगता है अगले FY26 तक भी 63-64 रुपये के आसपास की EPS आनी चाहिए। 30-32 टाइम ऑलरेडी चल रहा है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक अगर आप व्यू लेते हैं और 40 टाइम बहुत बाजार ऑप्टिमिस्टिक रहता है, तो 40 टाइम तक हो सकता है ट्रेड कर जाए, एक्सचेंज बिजनेस है तो 2400 रुपए तक के लक्ष्य आ सकते हैं। बट मुझे लगता है यहाँ पे फुल्ली या मार्जिनली ओवर वैल्यूड है स्टॉक। ओके, ये है आपके लिए MCX। अच्छी खबर है और स्टॉक भी चलना चाहिए, बट ऑलरेडी काफ़ी ये अप मूव उस वैल्यू को कैप्चर कर चुकी है। बट एक स्टॉक जिसमें सरप्राइज मूव आई और आप कभी भी इस स्टॉक के साथ बड़ी इंट्राडे मूव नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जाता रहता है, गोदरेज इंडस्ट्रीज। जरा इसको पुल अप करिए अनिल जी। 20% के सर्किट पर आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज शेयर दिखता है। ये बात करिए, आई डोंट नो, आपने कभी देखा है? मैंने नेवर गोदरेज इंडस्ट्रीज का भी सर्किट पर नहीं देखा। हमारा स्पेशल 25 का भी स्टॉक है, स्पेशल अभी लगा है। स्पेशल 25 का स्टॉक देने के पीछे इसका रीजन ही एक ही था कि इस ग्रुप की जो कंपनी है ना दीप, गोदरेज कंज्यूमर्स जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यस, गोदरेज एग्रोवेट, ये सब मुझे इतनी ज्यादा पसंद है। अब स्पेशल 25 में 25 की तो जगह होती है टोटल, उनमें सबको जगह जो देनी है, तो फिर क्या करूं, तो इसलिए मैंने उनकी होल्डिंग कंपनी दी थी गोदरेज। एग्जैक्टली, गोदरेज इंडस्ट्री इन सबकी होल्डिंग कंपनी, इनके पास इन सबकी स्टेक है, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टी हो, गोदरेज कंज्यूमर हो या फिर गोदरेज एग्रोवेट हो, एक आध और भी है शायद, एस्टेक लाइफ, इसकी भी इनडायरेक्ट होल्डिंग है। तो इसलिए हमने सोचा कि गोदरेज इंडस्ट्री दी जाए, लेकिन आज 20% का सर्किट, ओके, क्योंकि बीच में आई डोंट नो उसका रीजन एक हो सकता है, आई एम जस्ट गेसिंग कि बीच में काफ़ी समय से चूंकि फैमिली में वो चल रहा था कि शायद मैनेजमेंट का अलग अलग कंपनियों का रीऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल एक बहुत ही फैमिली प्रॉपर तरीके से जो रीऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बढ़िया फैमिली है, बहुत बढ़िया ग्रुप है, टॉप क्लास कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मतलब कोई देखने की जरूरत नहीं। आदि गोदरेज साहब ने जो बनाई है कंपनी और उनके पहले से भी, सो आई थिंक शायद हो सकता है उस दिशा में कोई डेवलपमेंट हो रहे हों उस वजह से, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का बढ़ना, क्योंकि बाकी स्टॉक भी एक बार जरा दिखाइए। मैं वही कह रहा था, गोदरेज कंज्यूमर छोड़ के बाकी स्टॉक्स भी एक्शन में आए। अच्छा, कंज्यूमर्स को छोड़ के देखे, एग्रोवेट 7.5%, प्रॉपर्टी तो कल से भी थोड़ा मौजूद, ठीक है, प्रॉपर्टी स्टॉक 4.5% प्रॉपर्टी, एग्रोवेट 6.5%। तो गोदरेज एग्रोवेट 6.5-7-8% हो गया। तो लगता है पूरे ग्रुप लेवल पर कुछ डेवलपमेंट हो। ओह माय गॉड, गोदरेज प्रॉपर्टी सुबह अभी 1620 देखा था, थोड़ी देर पहले 1620 सुबह देखा था। ओके, चलिए, तो बढ़िया एक्शन। आप जो कह रहे हैं शायद वो रिलेटेड डेवलपमेंट हो, फैमिली एग्रीमेंट को, मुझे लगता है यही वजह हो सकती है कि कोई इस तरह पे डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है हाल। तो नजर रखिए गोदरेज ग्रुप स्टॉक्स पर, आज अच्छी मूव आ रही है। एस्टेक लाइफ भी आपके लिए 3% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, आइए बढ़ते आगे, और वागले साहब के लिए है बिगुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, पहले तो मेरा DLF का 550 का टारगेट आ गया, मैं 542.50 543 में दिया था, अभी 550 के ऊपर चला गया। अभी मेरा BTST है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसका आपने जिक्र किया, आज एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है, और मुझे 1684.85 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 1710 तक आपको मंडे को मिलना चाहिए, मतलब यहाँ से 25 रुपए की मूव मिलनी चाहिए। और अगर पोजिशनल व्यू लेते हैं 3 से 4 दिन का, तो मुझे लगता है लगभग 1756 से 1760 से 1770 ये मेरा एक 2 से 3 दिन का टारगेट होगा, उसके लिए भी प्ले कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 1650 का होना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई वागले साहब की तरफ से गोदरेज प्रॉपर्टी। वैसे ही प्रॉपर्टी स्टॉक्स एक्शन में है, कल भी मजबूत है, बिल्कुल आज भी मजबूत है। DLF मार्केट लीडर लीड कर रहा है, ऊपर से गोदरेज ग्रुप से रिलेटेड एक्शन जो आया है, गोदरेज प्रॉपर्टी आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक है, बड़ी तेज दौड़ लगाने को तैयार है। 1710 और उसके ऊपर के टारगेट आपके लिए आते 1760 के, फर्स्ट क्लास। आइए
तैयार है हमारे साथ वरुण बताने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बाजार में भले स्टेबिलिटी बनी रही, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स में आया है तेज उछाल, यील्ड्स बढ़कर आए हैं। ऐसा क्या आरबीआई गवर्नर साहब ने कह दिया या पॉलिसी में बता दिया जिसकी वजह से ये यील्ड बढ़कर आए, और इसका असर क्या होगा, ये सब वरुण को ही बताना है। तो अनिल जी, एक ही चीज़ आरबीआई गवर्नर ने इस पॉलिसी में कही है जो कि आउट ऑफ सिलेबस आया, और वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के सेल्स के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि ओएमओ ऑपरेशंस आरबीआई नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में नहीं करता है, ये करते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में भी करते हैं। इनके अलग अलग तरीके होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स करने के। लेकिन इस बार आरबीआई ने कहा कि ऑक्शन के जरिए आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने वाला है। ऑक्शन के जरिए मतलब इसका सीधा इंपैक्ट जो है आपको आरबीआई के बैलेंस शीट पे देखने मिलता है, जहां से ये ऑक्शन किया जाता है। और आरबीआई ने ये कहा है कि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो करने वाले हैं, यानी कि फिर से एक बार आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को टाइट करना चाहता है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि बेसिकली बॉन्ड डील्स में बढ़ोतरी देखने मिली है। लेकिन मैं कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आरबीआई को और एक डर था, और वो ये है कि कहीं हमारी जो बॉन्ड यील्ड की जो कर्व है वो इंडिया में भी इन्वर्टेड ना हो जाए। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो आपकी शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड होती है वो ज़्यादा हो जाती है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड कम हो जाती है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का देखेंगे तो हमारी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी वो ऑलमोस्ट 7.01 7.02 के आसपास पहुँच चुकी थी, और जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है यानी कि जो 3 मंथ्स की बॉन्ड यील्ड होती है वो भी करीब 6.8 के आसपास पहुँच चुकी थी। तो कहीं ना कोई स्क्यूड हो गई थी। तो अगर इस बॉन्ड यील्ड को आपको मैनेज करना है तो आपको जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के यील्ड्स है उनको बढ़ाना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स जो है उसको घटाना पड़ता है। और इसके लिए भी जो ओएमओ ऑपरेशंस है वो किए जाते हैं लिक्विडिटी को सक करने के लिए, और वही आरबीआई ने आज अनाउंसमेंट किया। इसके लिए आपने देखा कि जैसे ही ये जो अनाउंसमेंट आया उसके बाद आपकी जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिली, लेकिन जो ट्रेजरी बिल की जो बॉन्ड यील्ड्स होती है या फिर 3 महीने की बॉन्ड यील्ड होती है उसको अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट नेगेटिव या फ्लैट ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई का ये भी एक पर्सपेक्टिव था, और दूसरा था कि लिक्विडिटी को मैनेज करना है। हालांकि इन्होंने समय नहीं बताया कि कब मैनेज करना है, लेकिन लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं मैनेज करना है। इसके लिए इन्होंने अपने जो ओएमओ ऑपरेशंस है इसका ऐलान किया। इसका इम्पैक्ट आप खासकर बॉन्ड डील्स पे देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो पीएनबी गिल्ड्स जैसे स्टॉक में भी आता है। लेकिन देखिए, इन जो ओएमओ ऑपरेशंस को किया गया है इसके चलते ड्यूरेशन में भी चेंजेस आएंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है शायद आपको पीएनबी गिल्ड्स या किसी में नहीं देखने मिले। अब वो लंबे समय में देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो भी इम्पैक्ट है वो बॉन्ड मार्केट में है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड डील्स जंप कर रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म बॉन्ड डील्स जो है वो जस की तस है या फिर वो गिर रही है। ये है आपके लिए ये जो प्रभाव है इंटरेस्टिंग है। तो गवर्नर साहब के कमेंट्स, उन्होंने कमेंट्स में क्लियरली कहा था कि लिक्विडिटी मिसमैच को ठीक करने की जरूरत आ रही है। लेकिन अब वही बिटवीन द लाइंस अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि उनको ये डर था कि हमारी जो बॉन्ड यील्ड है जैसे कि यूएस में हो रहा है इन्वर्टेड, वो इन्वर्ट तो होने नहीं जा रही है। इसके लिए आपने इन ऑपरेशंस का ऐलान किया है। ओके, ये इंटरेस्टिंग खबर। शुक्रिया वरुण ये समझाने के लिए कि आज बॉन्ड यील्ड में क्या हुआ है। और ये बहुत अनयूजुअल मूव होती है। यूजुअली 0.1 0.2 बेसिस पॉइंट्स की मूव आपको एक दिन में आती दिखेगी, बट इतनी बड़ी मूव 11 बेसिस पॉइंट की मूव ऑलरेडी आपको हमारी बॉन्ड यील्ड में आती है। अनयूजुअल है। आरबीआई पॉलिसी से पहले 7.26 7.27 के आसपास ये यील्ड थी। अब देखिए 11 बेसिस पॉइंट की मूव यहाँ पर आपको एक ही दिन में आती हुई दिख रही है। चलिए, बॉन्ड मार्केट का एक्शन आपके सामने है। बाय द वे, एक स्टॉक जो बॉन्ड मार्केट से काफी क्लोजली लिंक्ड है उस पर नजर डाल दीजिए। पीएनबी गिल्ड्स, आज इस पर भी बड़ी मूव आ रही है। 18% की मूव आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था पीएनबी गिल्ड्स पर दिख रही थी। अभी भी आई थिंक स्टॉक बजिंग में ही है, बट बढ़िया मूव इस पर आती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर है आपके। अब थोड़ा ऊपर से कूल ऑफ हो गया, नहीं 18% ऊपर ही है इस समय, तो गेन्स अपनी होल्ड कर रहा है। बजाज फाइनेंस, इसके चार्ट पर एक बार फ्रेश व्यू लेना है क्योंकि इस हफ्ते बढ़िया एक्शन इसमें आ चुका है। कल ऑफ कोर्स खबर आई थी 10,000 करोड़ के फंड रेज को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और उसमें से 8,800 करोड़ रुपए QIP के जरिए भी आने वाला है। बागले साहब, बजाज फाइनेंस बताएं क्या करें। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 8,200 के करीब बंद हो रहा है, क्या करके जाना है इसमें सर? दीपांशु, पैटर्न बहुत ही अच्छा है। आई थिंक सुबह हमारे चैनल पे कवर हो चुका था बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। इनफैक्ट मेरे रडार पे थोड़ा सा लेट आया। मुझे लगता है पोजिशनली अगर आपको लेके जाना है तो यहाँ पे भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न कंफर्म हुआ है डेली चार्ट्स में। इसका मतलब ये है कि ये मूव 8,500 8,600 तक कंटिन्यू होनी चाहिए। उसका स्टॉप लॉस आपका 7,900 का होना चाहिए। मतलब ये 1 2 3 दिन का ट्रेड नहीं है, एक
3 से 4 हफ्ते के व्यू से मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से आपको 8 से 10% की मूव दे सकता है, इतना अच्छा क्लियर पैटर्न है। ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर व्यू। आज सुबह हिमांशु जी की तरफ से कॉल भी आया था बजाज फाइनेंस पर। बजाज फिनसर्व भी चार्ट कॉर्नर पिक था और टॉप गेनर निफ्टी के इस समय बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों हैं। अच्छी मूव इस पर आ रही है। कैश का ऑप्शन ये भी तैयार है, करते हैं स्वागत जय ठक्कर का। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बढ़िया मूड माहौल में है बाजार इस समय और अच्छी मूव्स आ रही हैं। आज सुबह आपने सेंसेक्स की 6600 की कॉल भी खरीदवाई थी, उस पर भी अगर कोई अपडेट है दे दीजिए। 740 पर इस समय सेंसेक्स दिख रहा है और फ्रेश व्यू क्या है ये भी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। बिल्कुल दीप, मॉर्निंग में आरबीआई पॉलिसी के पहले बैंक निफ्टी पर एक कॉल दिया था और जाते जाते सेंसेक्स पर दिया था। बैंक निफ्टी पर तो एक अच्छा मूव आया, 170 का 253 हो गया एक कॉल ऑप्शन, एक अच्छा मूव तभी आ गया। एंड सेंसेक्स तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही लग रहा है दीप। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से 66,000 के ऊपर इनफैक्ट एक क्लोज देखने मिल रहा है कि उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। इट इज़ पॉजिटिव इन दी शॉर्ट टर्म, बट देन फ्रेश रिकमेंडेशन जो मेरा है वो बैंक निफ्टी पर फिर से है एंड फिर से वही लेवल्स पर मिल रहा है। 44,500 का कॉल ऑप्शन 170 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है दीपांशु। मेरा व्यू है कि इसको खरीदिए। सुबह खरीदा हमने 170 पर, बाय एंड डिप्स की भी स्ट्रैटेजी थी, 253 तक मूव देखने मिला। मुझे लग रहा है कि अभी भी इसका पेंडिंग टारगेट सुपर में 44,700 का, तो ये जो मौका फिर से मिल रहा है शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 170 पर फिर से खरीदे। 44,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का 11 अक्टूबर की एक्सपायरी का। यहाँ पे जो दीप स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 55 रुपये पर आप लगाइए। ये आपको मंडे के लिए रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। टारगेट्स जो मैंने सुबह दिए थे 275 के दीप, टारगेट्स मेरे यहाँ पे अब रिवाइज टारगेट्स जो रहेंगे वो 283 के रहेंगे। 283 से लेकर 370 ये आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं 44,500 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक में। ओके, तो नेक्स्ट वीक की बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए 44,500। सुबह जय की तरफ से आपके लिए 44,500 के कॉल ऑप्शन की खरीदारी की राय आई थी। अभी भी 44,500 का कॉल खरीद कर चाहिए। 172 पर इस समय आपको मिल रहा है। बढ़िया मूव इस पर आ सकती है। तो बैंक्स पर भरोसा जय का ज़्यादा है इस समय। इंडसइंड बैंक भी देख लीजिए, अच्छी मूव इस पर भी आ रही है। स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव दिखाएगा। आईटीसी, इस पर एक नज़र रखनी है। और सुमित जी, आज सुबह लंबे समय बाद आईटीसी पर ट्रेडिंग कॉल आया था और गेंस होल्ड कर रहा है सर 1.5% ऊपर। बाजार की मूव में इसका भी एक अच्छा खासा योगदान है। जरा बताएं क्या करना है सर आईटीसी में। दिवांशु, अभी तो बाउंस बैक का शुरुआत हुआ है, अभी इसके अंदर और ऊपर का मूव आएगा। स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छा बाउंस दिखाया है। ये इमीडिएट 450 रुपए तक का मूव दिखाना चाहिए और 450 के ऊपर सस्टेन करने पे रैली एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगी। तो पोजीशंस होल्ड करें, अभी यहाँ से और बाउंस बैक देखने को मिलेगा। पोजीशन होल्ड करिए, बाउंस बैक देखने को मिलेगा। आईटीसी भी फाइनली आपका थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। वैसे कंसोलिडेशन जोन में रहा है काफी समय से, बट अब लग रहा है यहाँ से आपको मूव करते दिखाएगा। सिटी यूनियन बैंक, इस पर अभी एक बढ़िया वाला स्पाइक आया है, 3.25% ऊपर है। पिछले कुछ मिनटों में फ्रेश बाइंग भी इस पर आपको आती हुई दिखे। एक बार विश्वेश जी से राय ली जाए। विश्वेश जी, सिटी यूनियन बैंक जरा इसको देखिए, 129 के लेवल पर 3% ऊपर सर। दीपांशु, अगर लास्ट 5-6 मंथ्स का अगर प्राइस एक्शन देखे तो समझ में आएगा कि सिंस अबाउट जून स्टॉक का अपर एंड 135 रहता है और लोअर एंड 120 रहता है और अभी समवेयर अराउंड 130 विच इज मिडल ऑफ द रेंज है। तो मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू 136 तक होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज आप 2023 की पूरी प्राइस रेंज देखेंगे तो 135, 140 ऑन द अपसाइड एंड अबाउट 120, 122 ऑन द लोअर साइड। सो बहुत बड़ी रेंज है। इस रेंज में से निकलना जरूरी है फॉर अ लार्जर व्यू। अभी के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि अपर एंड ऑफ द रेंज 134-35 है, वहां तक जा सकता है दीपांशु। 134-135 तक जाने की तैयारी में है। नजर रखिएगा। सिटी यूनियन बैंक अभी एक फ्रेश आपको स्पाइक आते हुए दिख रहा है इसमें। तो ये आपके लिए पूरा बैंक्स में एक्शन भरपूर बनता दिख रहा है। एक्शन तो क्रिकेट के मैदान पे भी भरपूर है। बहुत सारे लोग हमें एक्स पर पोस्ट कर करके कह रहे हैं, यानी कि ट्विटर पर ट्वीट करके गए, रेस्ट वाइल ट्विटर कि आपने स्क्रीन तो दिखाई नहीं। हमने सोचा कि यार बात खत्म हो गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं रहे। ठीक है,
चाहिए। हाँ, प्रूफ हमारे एक्सपर्ट को भी चाहिए और हमारे दर्शकों को भी चाहिए। तो भाइयों जरा देख लो, हाँ वो देखो वो सामने हो दिख रही है, क्रिकेट पिच है आपके लिए। ये देखो, ये जो लगा वो कैमरा है, फिर सामने 4 टीवी लगे, फिर कैमरा, उसके पीछे जो है ना वो वीडियो, बस वो हमारी, ये बॉल डाली अभी। हाँ, तो ये हमारी स्क्रीन है। अब देख लिया, इतना बड़ा तो हमने दूसरी स्क्रीन भी नहीं लगा रखी जितनी क्रिकेट की लगा रखी है। हाँ, सब पूरा मतलब अगर दीप एंकरिंग कर रहे हैं तो मेरी नज़र वहाँ रखता हूँ, और मैं कर रहा हूँ तो दीप वहाँ नजर रखते हैं। 2 एंकर होने का ये बड़ा मॉनिटरिंग, हाँ परफेक्ट मॉनिटरिंग है। जरा भी नीदरलैंड खराब खेलती हुई दिखेगी तो हम उनको टाइट कर देंगे, चिंता नहीं करें। बिल्कुल, फिलहाल तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी आपके लिए है नहीं, ये आपके लिए एक्शन पूरा। बिल्कुल ओके, ये है आपके लिए इस समय बाजार का भी अपडेट। अच्छा भाई सर, क्रिकेट अपडेट दे दिया तो एक बार बाजार भी अपडेट ले लीजिए। बिल्कुल तैयार है अपडेट। आइए अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। हल्के पॉजिटिव मोमेंटम ही है सर। डाउ फ्यूचर्स 25 अंक ऊपर हैं और नास्डैक फ्यूचर्स में मूव है, S&P फ्यूचर्स भी ठीक है। ऑफ कोर्स जॉब्स डेटा आने वाला है, देखते हैं कितनी जॉब्स बनती है और बेरोजगारी का क्या होता है, वेज ग्रोथ कैसे आती है। इंपॉर्टेंट डेटा है सर फेड पॉलिसी के लिहाज से, क्या करके चाहे बताइए। देखिए, इंपॉर्टेंट डेटा है, एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हम आकर रुके हैं, वो है 19,675, करेक्ट। मैंने आपको बताया भी, तो आज का हाई एग्जैक्टली 19,675 है, राइट। सो मेरे ख्याल से वैसे तो आप ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड की तरफ आकर बंद हो रहे हैं, लेकिन रिस्क भी वही होती है, एक बड़ा डेटा आना है। तो आपकी लॉन्ग पोजीशन अगर है तो आपको एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। वो स्टॉप लॉस 19,500 या 19,550 का हो सकता है पुट ऑप्शन के जरिए। शॉर्ट है तो 19,800 का आप कॉल ऑप्शन खरीद कर जाए। प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा बुक कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट है, बुक करके वापस सोमवार का भी इंतजार कर सकते हैं। नो डाउट सोमवार को 50 पॉइंट से ज़्यादा की गैप के साथ खुलेगा ऊपर या नीचे। अच्छा, मजबूत खुला तो भी 19,725 खुलेगा, 700-725, और कमजोर खुला तो भी 19,600 के नीचे 19,575 के आसपास खुलेगा। ये तो पक्का है, 50 पॉइंट इधर 50 पॉइंट उधर तो खुलना ही खुलना है। अब वो जॉब डेटा पे डिपेंड करेगा। बाकी इंडियन मार्केट की रिस्क कम है, ग्लोबल रिस्क आप मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हो गया आपके लिए निफ्टी का। बैंक निफ्टी 44,350-400 की रेंज में आप बंद होंगे। अब या तो ये 44,525 खुलेगा या 44,200-150 की रेंज में खुलेगा। सो या आप हेज करना चाहें 44,100 या 44,200 का पुट खरीद सकते हैं अगर लॉन्ग साइड पे हैं। शॉर्ट साइड पे हैं तो 44,500 का कॉल खरीद कर हेजिंग करके जाना चाहिए। जिसको प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट ले ले और बाकी हेज करके चले। ठीक है सर, गॉट इट। प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट ले लीजिए, बाकी अगर आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हेज करके जाइए। एक्शन में बाजार है और अच्छी मूव के साथ आप क्लोज हो रहे हैं। एंड में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको दिखी है, बट पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही आप क्लोज होने जा रहे हैं। बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। बिल्कुल दीप, खरीदना है कोटक बैंक का 1760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। दीप ये ट्रेड कर रहा है 23.20, 23.40, 23 रुपये 20 पैसे, 23 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है कोटक बैंक का 1760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। इसको खरीदना है, 1 स्ट्राइक हायर 1740 के आसपास ATM है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक में आने वाले हफ्ते में एक अच्छा मूव आपको ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक पॉजिटिव क्लोज कोटक बैंक में अब देखने मिल रहा है, मैंने क्लोज अबाउट 1735, 1740 इज गुड। एंड विद दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1800-1820 तक का एक मूव नेक्स्ट वीक में ही आते हुए देखने मिल सकता है। और इमीडिएटली यहाँ पे सपोर्ट है 1710-1720 के रेंज में। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखें, सो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा ट्रेड निकल कर आ रहा है। टारगेट्स ऊपर में जो निकल कर आ रहे थे, पहला टारगेट इसका बनेगा 36 का, 36 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, 42 का सेकंड टारगेट, 36 एंड 42 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे 16 रुपये पर, 16 पर स्टॉप लॉस 26 पर आपको मिल रही है। 36 और 42 कोटक बैंक 1760 की कॉल। आइए एक इंटरेस्टिंग खबर है और जो ट्रेंड मार्केट में दिख रहा है। बजाज फाइनेंस देखिए आज ज़बरदस्त मूव में है, QIP लेकर आ रहा है 8,800 करोड़ की। इसके अलावा आज ही 2 और QIP हमने खुलते हुए देखे थे। बाजार में जो फंड जुटाने का ट्रेंड रहा है, स्पेशली QIPs के जरिए, इक्विटीज़ के जरिए, इस ट्रेंड को
कैप्चर किया है नुपुर ने और इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। नुपुर बताइए कैसा रहा ये ट्रेंड? बिल्कुल, पिछले साल से अगर कंपैरिजन करेंगे 6 महीने, शुरुआती 6 महीने जो हुए FY24 के, वहाँ पे QIP करीबन 4.6 टाइम्स फंड रेज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल सिर्फ 4022 करोड़ का फंड रेज हुआ था शुरुआती 6 महीनों में FY23 के, और इस साल अब तक करीबन 18,445 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। टोटल इक्विटी की भी बात करें, चाहे वो QIP हो या IPO, उसके जरिए जितने भी फंड रेज हुए वो करीबन 70% ऊपर है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखें तो इस 2019 में करीबन 13 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने QIP के जरिए फंड जुटाए थे। 10,500 करोड़ के आसपास का फंड जुटाया था यहाँ पर। 20 में 13 कंपनियां फिर से यहाँ पे फंड जुटाती हुई दिखी थी। 21 में हमने देखा था कि जो लॉकडाउन था उस टाइम पे काफ़ी फंड रेजिंग हुई थी। 31 कंपनियां ऐसी थी जहाँ पे फंड रेजिंग हुई थी। 78,000 से ज़्यादा का फंड रेज QIP के जरिए हुआ था। 22 में 29 कंपनियों ने फंड रेज किया था। 2023 में सुस्त था ये आंकड़ा, सिर्फ 11 कंपनी थी जहाँ पे फंड रेज किया गया था और सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए का फंड रेज हुआ था। और अब सिर्फ 6 महीने हुए हैं और 20 कंपनियों ने ऑलरेडी फंड रेज कर लिया है QIP के जरिए। 18,445 करोड़ का ये आंकड़ा पहुँच चुका है। कहाँ पे हो रही है सबसे ज़्यादा फंड रेज? फाइनेंशियल सर्विसेज में आज हमने देखा है बजाज फाइनेंस का बड़ा QIP अनाउंसमेंट आया है, और पावर जनरेशन कंपनीज, ये 2 बड़े सेक्टर्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा QIP के अनाउंसमेंट आते हुए दिखे। अब तक देखें तो इन दोनों सेक्टर्स ने 70% जो फंड उठाए 18,500 करोड़ के आसपास का, उसमें से 70% ये दोनों सेक्टर की कंपनीज ने लिया है। नए प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा डेवलपमेंट, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स के लिए फंड रेजिंग की जा रही है। अभी अगर लार्ज फंड रेजिंग की बात करें, अभी शुरुआती 6 महीनों में तो सबसे बड़ा फंड रेज यूनियन बैंक की तरफ से हुआ था। 5,000 करोड़ का ये आंकड़ा आपको दिखेगा। फेडरल बैंक, सुजलोन, AB कैपिटल, शीला फर्म, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ब्लू स्टार, ये सारे बड़े नाम है जो QIP का हिस्सा शुरुआती 6 महीने में रहे हैं। कल ही हमने देखा था कि जो चोला इन्वेस्टमेंट का 4,000 करोड़ का QIP है वो बंद हुआ था। अभी IDFC बैंक का ऑलरेडी इन रनिंग है, 3,000 करोड़ का QIP है। बजाज फाइनेंस का भी अनाउंसमेंट आ गया, 8,800 करोड़ का ये QIP अमाउंट है। सोम डिस्टिलरीज और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के भी जो QIP फंड रेज है वो अभी स्टार्ट है और खुले हुए। आने वाले जो समय में अगर आप फंड रेजिंग की बात करें, जो प्लान्ड QIP है उसमें आपको कर्नाटका बैंक, रामकृष्णा फोर्जिंग, टेक्समाको रेल और जुपिटर वैगन की अनाउंसमेंट भी आती हुई दिखेगी, जहाँ पे बोर्ड अप्रूवल्स मिल चुके हैं और ये ओपन होना बाकी है। तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, 18,500 करोड़ तक ये पहुँच चुका है शुरुआती 6 महीनों में, जो पिछले साल सिर्फ 4,022 करोड़ के आसपास का था। मेगा फंड रेजिंग चल रही है और इक्विटी के जरिए फंड रेजिंग हो रही है। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग ट्रेंड है बाजार का। शुक्रिया नुपुर, ये ट्रेंड हमारे सामने रखने के लिए भी। ओके, ये है बाजार की कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स जहां पर रखनी है आपको नज़र। फाइनल क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ और फाइनल स्टॉक्स पर डाल दीजिए नज़र जहां पर आज अच्छी मूव आती दिखी है। टाटा कंज्यूमर भी आपके लिए काफ़ी एक्टिव रहा है, इसकी मूव भी इंटरेस्टिंग है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या व्यू आपका लिए बनेगा। और IT की बात करें तो इन्फोसिस में भी एक्टिविटी दिखी है। बट आज का दिन बिलोंग करता है बजाज ट्विंस को। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों में ज़बरदस्त मूव आई है। 5.5% ऊपर फिनसर्व बंद हो रहा है, बजाज फाइनेंस भी करीब 4% ऊपर आपको बंद होते हुए दिखेगा। टाइटन यहाँ पर 3% की मूव आई है। कल्याण ज्वेलर्स का अच्छा अपडेट था, अब देखते हैं टाइटन के जब क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे तो वहां से क्या ट्रेंड आपके लिए निकल कर आता है। इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंक्स में ये सबसे आगे था, बट आज बाकी प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़ी अच्छी मूव आई है। कोटक बैंक भी अभी आपके लिए एक्टिव दिख रहा था, जैकी कॉल भी थी यहाँ पर। टाटा कंज्यूमर, ITC, ये दोनों कंजम्पशन स्टॉक्स एक्टिव रहे। TCS, इन्फोसिस, यहाँ पर आपने खरीदारी देखी है। JSW स्टील, यहाँ पर अच्छा एक्शन था और साथ ही UPL में भी आपने मूव अच्छी देखी है। ज़्यादातर निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव थे, सिर्फ 10 स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। HUL टॉप लूजर था, 1% का कट। हल्की नरमी आपको ONGC, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, एक्सिस, L&T और HDFC बैंक में भी दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स में आपको बड़े मूव्स आते हुए दिखे थे। बाय द वे नजर रखिएगा, जो इस बार के बैन लिस्ट हैं वहाँ पर आपको कुछ फ्रेश एडिशन अब नहीं होने वाले हैं। मनप्पुरम, डेल्टा कॉप,
PNB और इंडिया बुल्स हाउसिंग जो बैन में बने थे बने हुए हैं, बैन लिस्ट में कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं होने वाला। बट मनापुरम 2 दिनों से आपके लिए काफ़ी एक्टिव हो रहा है, आज भी आपको थोड़ा एक्टिव दिखा था। बट कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बड़ी मूव आई थी। L&T फाइनेंस आपके लिए 5% ऊपर था। MCX हमारी एक्सक्लूसिव खबर, जल्दी से भी टेक्निकल कमेटी की रूलिंग आ सकती है इनके प्लेटफॉर्म को लेकर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, ओबरॉय रियल्टी, तीनों रियल एस्टेट काउंटर्स में अच्छी मूव थी। GMR एयरपोर्ट्स अभी हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है। सिटी यूनियन बैंक, ऑरो फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन, ग्रैन्यूल्स, टोरेंट फार्मा, RBL बैंक, भारत फोर्ज और अपोलो टायर्स, यहाँ पर भी आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। गिरावट, वोडाफोन आइडिया 3.5% का कट, डालमिया भारत यहाँ पर कमजोरी थी, इंडस टावर्स भी कमजोर था। एस्कॉर्ट्स में आपने वीकनेस देखी है। हैवेल्स आज फिसला है। मैरिको लगातार दूसरे दिन यहाँ पर आपको कट्स दिखे हैं। SRF में भी प्रेशर था, साथ ही डाबर, कोलगेट, टाटा कम्युनिकेशंस, LIC हाउसिंग, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और NMDC, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। कैश मार्केट में आते हैं और यहाँ पर कई स्टॉक्स एक्टिव थे। स्मॉल कैप मिड कैप ने इस हफ्ते फ्रंट लाइन को फिर आउट परफॉर्म किया है। आज भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर स्मॉल कैप बंद हो रहा है। आधे % की मूव आपको मिड कैप इंडेक्स में दिखी है। कैश के कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव दिखे। गोदरेज इंडस्ट्रीज 20% के सर्किट पर आपको ये काउंटर दिखा है। कल्याण ज्वेलर्स, लाइफ हाई 10% की मूव। महिंद्रा हॉलीडेज 7% ऊपर था। PCBL में अच्छा एक्शन है। BSE पर रखिए नजर, 6% ऊपर, ये भी दिखा है आपको। NLC इंडिया, NBCC जहां पर कल हमने नए मैनेजमेंट से बात भी करी थी। GIC, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, IRB इंफ्रा जहां पर आपके लिए थोड़ी देर पहले कॉल भी आया था। साथ ही गुजरात पीपावाव, CE इंफो सिस्टम्स, वेंकीज, मैक्रो डेवलपर्स, ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर जबरदस्त एक्शन आया है। मेट्रो ब्रांड्स अच्छी तेजी के बाद आज गिरा है 3.5%। रेस्टोरेंट ब्रांड्स में भी थोड़ी वीकनेस थी और विजय डायग्नोस्टिक्स भी फिसला है। बट अनिल जी, अच्छा दिन रहा है आज हमारे लिए। थोड़ा मिड वीक लड़खड़ा, सेंचुरी लगाकर 19,650 पर निफ्टी और करीब 150 पॉइंट ऊपर 44,370 पर बैंक। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और 19,650 पे बंद होना अपने आप में अच्छा। 44,400 के आसपास बंद होना बैंक निफ्टी के लिए भी काफ़ी बेहतर, काफ़ी मजबूत माना जाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखिए क्या रौनक है। 0.5% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स मजबूत बंद होता दिखाया और लगभग 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स आपके लिए बंद होता दिखाई। ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। आइए विदा लेने का वक्त है। वीकेंड सेशन में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। हैव अ नाइस वीकेंड। विश्वेश जी, बंसल जी, सुमित जी, आपका धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, आशु सर और वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए। 19,653 107 अंक ऊपर मजबूत होता हुआ बंद होता हुआ निफ्टी, 44,360 पर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी 147 अंक ऊपर और 66,000 से 5 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ सेंसेक्स। ये है आज की हमारी क्लोजिंग। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड। मंडे मॉर्निंग आपसे होगी मुलाकात और अगले हफ्ते से बेहद अहमियत वाला रिजल्ट सीजन हो रहा है शुरू। एक्शन ही एक्शन भरपूर रहेगा।